अच्छा, सब ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने आज हमें जो है टीचर डे विश किया। इस सारी दुआओं के लिए जो आप लोग हमारे लिए करते हैं, हम सबके लिए शुक्रिया आप लोगों का। असल में आज लेक्चर जो है पूरा 1 घंटा लेट हुआ है। कुछ ऐसा इशू हुआ कि हमने जो इंटरनेट था उसका कनेक्शन चेंज किया। चेंज करने के बाद फिर सिस्टम हमारा चेंज हुआ, शिफ्ट किया। तो 8:30 बजे लाइट चली गई, उसके बाद 1 घंटा, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो है डिले हुआ ये आज का लेक्चर। तो दूसरी इसकी मेन रीज़न ये हुई कि लेक्चर आज जुनेद साहब ने देना था, लेकिन उनका जो है ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो लेक्चर ना ही प्रिपेयर कर सके सही तरह और ना ही स्लाइड्स वगैरह बना सके। इस वजह से जो है मुझे ही ये दोबारा आज लेक्चर अचानक से देना पड़ा। सारा लेक्चर मुझे दोबारा से इमरजेंसी में सडनली प्रिपेयर करना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को ये जो डिले है ये बर्दाश्त करनी पड़ी। तो कुछ अनाउंसमेंट जो है ये है तो कि जुनैद साहब जो हैं वो मे भी 1 से 2 वीक हमें ज्वाइन ना करें, क्योंकि उनकी एक तो ट्रेनिंग चल रही है। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज भी उनका पूरा दिन ट्रेनिंग में मसरूफ़ रहा। और जैसे ही वो ट्रेनिंग से फ्री होंगे तो वो हमें जो है इस सेशन में ज्वाइन कर लेंगे फ़ौरन ही। इसके बाद तो देखेंगे। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ एचआरएम हम साथ करना शुरू कर दें तो वो मैं कोशिश करूँगा कि अगर स्टूडेंट ने अलाउ किया या स्टूडेंट जो हैं इस बात पर रजामंद हो जाते हैं कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और जिन्हें साहब अलाउ करते हैं कि भाई एचआर को भी साथ साथ चलाना है तो वो मैं आपको जो है पढ़ाता रहूँगा। या कोई और टीचर जो है हम कोई और इंस्ट्रक्टर ले लेते हैं वो एचआरएम करा दे तब तक, जब तक जुनेद साहब हमें ज्वाइन नहीं करते हैं। या जो भी हो उस ताल्लुक हम आपसे डिस्कस भी कर लेंगे, जुनेद साहब से भी डिस्कस कर लेंगे। जो भी प्रोग्राम हुआ वो हम आपको जो है इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट उसकी कर देंगे। तो फील्ड ज़ाहिर है 4 वैसे तो हर सब्जेक्ट में होता है, लेकिन कुछ जुनैद साहब को थोड़ा सा ये भी एज था कि उनकी रिसर्च जो थी वो सिर्फ एचआर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थी। बाकी ऐसा जितना इशू तो नहीं होता। जिन्हें हिसाब से तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंप्लीट करा लेता हूँ, आप तब तक फिस्कल पॉलिसी और फंक्शंस करा लें। उसके बाद जो भी हम में से जल्दी फ्री होता है वो एचआर करा लेगा स्टूडेंट्स को, ताकि जो है ना सिलेबस उसी हिसाब से कवर हो जाए। और 2 सब्जेक्ट ज़ाहिर है पैरेलल चलाना भी बड़ा मुश्किल था। उधर से आप एचआर को चला रहे हैं, इधर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चला रहे हैं, दोनों थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट थे, कराना बड़ा मुश्किल था। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में बड़ा इशू होता है। ज़ाहिर है एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, थक जाते हैं उस चीज़ के पढ़ने के बाद, फिर दूसरे दिन वो दूसरी चीज़ पढ़ें, वो एक गैप नहीं मिलता दरमियान में। असाइनमेंट्स में इशू होता है। अब मैं असाइनमेंट्स असाइन कर रहा था तो जुनेद साहब थोड़े से उनकी ब्रेक लगी हुई थी कि स्टूडेंट शायद ये मैनेज ना कर सकें। और टीचर्स के लिए भी इशू हो जाता है कि वो इतनी असाइनमेंट्स इतनी जल्दी चेक नहीं कर सकता, असेस नहीं कर सकता। सिर्फ असाइनमेंट का मकसद ये नहीं होता कि आपने अपलोड कर दिया, हमने सिर्फ उसे ओपन किया है और मार्किंग करके वापस भेज दिया। वो देखनी पड़ती है, असाइनमेंट्स को चेक करना पड़ता है कि इसमें किसी भी स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलतियाँ की हैं और इसमें जो है कितनी किस चीज़ की कमी पेशी है, या किस कौन कौन सी असाइनमेंट कब देनी है, कब चेक करनी है, सारा वो एक प्रोसेस होता है लेंथी। तो स्टूडेंट टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टाइम में सब कुछ मैनेज करना। बहरहाल ये है कि आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमारा काम है आराम आराम से पढ़ाना, सिलेबस मुकम्मल कराना। अब आपको भी पता आइडिया चल गया होगा, स्टार्ट में जब हमारे ये सेशन स्टार्ट हुए थे तो स्टूडेंट्स की यही इशू था कि सर हम बहुत स्लो जा रहे हैं या हमने बहुत कम पढ़ा है, आगे जो है पेपर आ गया, पेपर तो बस अनकरीब एक्सपेक्टेड है। तो तभी हमें तो पता था कि पेपर इतनी आसानी से होना नहीं है। दूसरा अब इशू हो गया है, ये अल्लाह ताला खैर करे, ये जो सीज़न गुजरा है इसकी वजह से भी इश्यूज हैं। तो पेपर आई थिंक 100 के दिसंबर से पहले तो कभी भी नहीं होने वाला। तो हमारे पास टाइम भी है। और अगर हम इतनी जल्दी ये अपने सेशन ख़त्म कर देंगे तो उसमें ये आप लोगों को भी इशू ये होगा कि आप लोग सुकून से घर में बैठ जाएंगे। अब तो प्रेशर होता है ना डेली का, जाहिर है कि आपने पे किया हुआ है, आप अपनी एनर्जी जो है वो लगाते हैं, कनेक्टिविटी रखते हैं, आप अटैच रहते हैं। एक लेक्चर मिल गया आपको, आप उसमें अटैचमेंट रखते हैं अपनी, फिर आगे से दूसरा लेक्चर मिल गया फिर आपको उसकी टेंशन होती है। इस तरह आप जो है इसके साथ लिंक रहते हैं अपनी स्टडी के साथ। अगर आप सेशन जो है कंप्लीट करा देंगे तो उसके बाद आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। और मे भी हो सकता है कि 1 माह 2 माह बाद आप रिलैक्स आराम सुकून से बैठे रहें, उसके बाद अचानक से पेपर शुरू हो जाए।
तो आज का लेक्चर हम जो है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज हमारा न्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये हमारा आज 14 लेक्चर हो गया है। मे बी मेरा ख्याल है कि 25 से 30 लेक्चर मैक्सिमम होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही हम कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छा कर चुके हैं इसमें। और जितना हमने किया है, उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इससे बाहर नहीं आएगा, तो अपनी ज़्यादा एनर्जी इसके ऊपर, बाकी इरेलीवेंट चीज़ों पर आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी। तो अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हुई तो वो फिर मैं बाद में सॉर्ट आउट कर लूँगा, जो बाद में एक दफ़ा फिर मैंने रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, रिविजिट करना है आपके सिलेबस को, मतलब फिर कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर कितना पढ़ाया था। अगर इसमें कोई चीज़ मैंने स्किप भी की थी टाइम के हिसाब से, या आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या आपकी जो है स्ट्रेंथ को देखते हुए कि बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, या कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा बर्डन डालूंगा तो ये ना हो कि वो कोलैप्स कर जाएँ, या वो चीज़ें जो हैं उनके माइंड से स्कैटर्ड हो जाएँ। तो वो भी मैं चेक कर लूँगा एंड में, क्योंकि जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला एक माइंड बन चुका होगा, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब वैसे तो अभी आप लोगों को पता चल गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और कैसा सब्जेक्ट है ये, क्या है इसमें सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह मैनेज किया जाता है इसे। अब जितना मेरा ख्याल है कि मैंने 18 साल में पढ़ा था एमएस तक, तो वो उतना ही उसका तकरीबन 20 to 30% जो है वो आप इस सिलेबस में कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। अब इस तरह है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, वो एक तो हमारी जो रोज़मर्रा रूटीन की लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। कोई भी इंसान जो है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी इंसान कारोबार शुरू करता है, कोई अर्निंग शुरू करता है, तो उसमें उसके बेसिक दो फैक्टर्स ही होते हैं जिसके ऊपर उसके ऑपरेशंस घूम रहे होते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने कोई शॉप ओपन की है, आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है, तो उसके दो ही एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो आपकी अर्निंग होगी, या तो आपका वास्ता जो है अर्निंग से होगा, या आपका एक्सपेंस से होगा। आप एक्सपेंस और अर्निंग के दरमियान ही घूमते रहते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ पर एक्सपेंस करूँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके, जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकूँ। अब होता किस तरह है, हमारी अगर रूटीन लाइफ ले लें, जनरल लाइफ अगर हम अपनी ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम बाज़ औक़ात अपना पैसा इस ऐसी जगह पर लगा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों पर लगा रहे होते हैं, इतनी ख्वाहिशात पर लगा रहे होते हैं, जहाँ से क्या होता है हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं मिलता, जहाँ से हमें ज़्यादा यूटिलिटी हासिल नहीं होती, जहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। और कभी-कभार हम अपना पैसा ऐसी जगह पे लगा देते हैं, और फिर हमसे कोई अपना दोस्त भी मिले, वो भी हमसे कह रहा होता है कि आपने बड़े परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह पर आपने अपना पैसा लगाया था, जहाँ से आपको अर्निंग मिल रही है। होता भी इसी तरह ही है ना। अगर एक अननोन पर्सन है, उसको 1 लाख रुपए दे दिए जाएँ, तो वो 1 लाख रुपए को इस तरह तक़सीम कर देगा, इस तरह उन्हें एक्सपेंड कर देगा, इस तरह कंज़्यूम कर देगा कि उसे फ्यूचर में उससे आमदनी नहीं मिलेगी, या उसे इन फ्यूचर में उसका लॉस हो जाएगा, या उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने 1 लाख रुपए कहाँ लगा दिया है। एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, या एक इन्वेस्टर था, या जो एक समझदार इंसान था, उसे 1 लाख रुपए देंगे तो हो सकता है कि आप 1 साल बाद उससे 5 लाख रुपए देखें उसके पास। अब ये आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि आपने उस रुपए को इस्तेमाल किस तरह करना है। वो उसी चीज़ को आज हमने पढ़ना है कि किसी को जो आपका रुपया पैसा है वो किस तरह इस्तेमाल होता है, आपके एक्सपेंस जो हैं वो किस बेस पे लग हो रहे होते हैं, कहाँ पे आपने एक्सपेंस करना है, वो कितना आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा, उस सारी चीज़ को आज जो है हमने पढ़ना है इसमें आज के सिलेबस में। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जब हमारी जॉब होती है, या हम जो कहीं से अर्निंग कमा रहे होते हैं, तो जब हम फर्स्ट पॉइंट पे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक ख़ास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मीन्स कि हमारे पास लिमिटेड सा कैपिटल है, लिमिट्स है हमारे पास पैसों रुपए पैसे की। और हम सोचते हैं कि हमारे पास ये जो लिमिटेड से पैसे हैं, मैं इसे ऐसी जगह पे लगाऊं, ऐसी जगह पे लगाऊं जहां मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। आप देखते हैं कि पहले हम उस रुपए पैसे को कहाँ पे लगाते हैं, हम उसे कोई व्हीट ले लेते हैं, हम ब्रेड ले लेते हैं, हम क्या करते हैं ऑयल ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, या ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की होती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना रुपया पैसा बच गया, फिर हम चले जाते हैं हमारी थोड़ी सी स्टैंडर्ड की चीज़ों पर, एडिशनल चीज़ों पर, हमारी ख्वाहिशात पर चले जाते हैं, हम शॉपिंग कर लेते हैं, हम बाकी कुछ चीज़ें ले लेते हैं। जब हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट बचती है तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें इस चीज़ का क्या करना है, इसका क्या करना है।
और इसको किस तरह एक्सपेंस करना है। तो फिर हम सोचते हैं कि इतनी मैं सेविंग कर देता हूँ, बाकी इतने बचते हैं ये मैं फर्दर अपनी ख्वाहिशात पर तकसीम कर देता हूँ। ये चीज़ जो होती है इसके लिए हम एक पूरा एक प्रोसेस करते हैं, पूरी एक पेजिंग कर रहे होते हैं, पूरा एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बजट का नाम दे रहे होते हैं। तो वो जो बजट है, वो जो नॉर्मल हम अपनी लाइफ में जो है गुजारते हैं, तो या करते भी हैं, वो हम उससे पूरी ज़िंदगी मुंसलिक रहे। हमने वो हर काम किया, हमने तरीके ढूंढे कि हमने पैसा, अपने रुपये पैसा कितना खर्च करना है। हमसे हमारे वालिदैन यही कहते रहते थे बचपन में जब हम पढ़ने जाते थे कि ये आपकी पॉकेट मनी है, इसमें ही आपने कुछ जो भी करना है इसमें ही करना है। तो हम बचपन से ही वो काम करते आए। हमने चेक किया कि हमने हमें अगर 10 रुपये पॉकेट मनी मिली है तो हमने कहा कि इस 1 रुपये का क्या लेना है, इस 5 रुपये का क्या लेना है, इस 2 रुपये का क्या लेना है। वो सारी हम एक जो है ना एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। वो एस्टिमेशन एक्चुअली क्या कहलाती है, बजट कहलाती है। उस बजट को ही आज हमने जो बिजनेस लाइफ है उसमें अप्लाई करना है, उसे उसमें आज हमने सब चीज़ को देखना है। एक्चुअली बजट होता क्या है, बजट अगर जनरल में हम लें तो बजट क्या होता है कि आपकी आमदनी और अखराजात का एक प्लान होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, बजट का नाम दे रहे होते हैं। बजट में क्या करते हैं, आप देखते हैं कि मेरी आमदनी कितनी है, आप देखते हैं मेरे अखराजात कितने हैं, उनका आप तखमिया लगाते हैं। तखमिया इसलिए लगाते हैं ताकि आपको फ्यूचर का पता चल सके, ताकि आप फ्यूचर में कुछ सेविंग कर सकें या फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट कर सकें। उस सब चीज़ को आप देखकर एक बजट तैयार करते हैं। उस बजट को क्या कर रहे होते हैं, आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं उस बजट के मुताबिक कि मैंने कब कब कितने कितने रुपए खर्च करने हैं इस चीज़ को। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि कोई भी बजट है या कोई भी कारोबार है, जो वो सबसे पहले उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें क्या शामिल होता है, उसमें शामिल होता है आपकी अर्निंग, उसमें शामिल होते हैं आपके एक्सपेंसेस। बाद औक़ात आप अपने एक्सपेंस इतना कर देते हैं कि इस महीने के आखिर में आपके पास रुपये पैसा बिल्कुल नहीं बचता। आपको क्या हो रहा होता है, आप ओवर जो है एक्सपेंस कर चुके होते हैं। बल्कि आपकी ये सूरत-हाल हो जाती है, आप लोगों से क्या करते हैं, रुपए पैसे उधार लेना शुरू कर देते हैं, ताकि आपके 5 दिन गुज़र जाएँ, आपके 10 दिन गुज़र जाएँ, क्योंकि आगे फिर यकम आ रही है, फर्स्ट डे आ रहा है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वहाँ से आप उसे क्या करेंगे, रीपे कर देंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे ही होता है ना आपकी ज़िंदगी में भी। या बाल बात ऐसे हो रहा था कि आपके पास अर्निंग महीने के आखिर में बच जाती है, जिसे आप क्या करते हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि उसे आपने आगे सेव करना है या इन फ्यूचर में उसे इस्तेमाल करना है। तो बिजनेस से जो है उसकी डे बाय डे ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस पे होते हैं। अब अच्छा कारोबार कौन सा होता है, अच्छा कारोबार वही होता है जो इसके तरीके ढूंढता है कि उसमें इनकम और एक्सपेंस को किस तरह मैनेज करना है अच्छे तरीके से, कहाँ पे इनकम को यूज़ करना है, कहाँ पे अपने रेवेन्यूज को, रुपये पैसे को लगाना है, जहाँ से वो कम से कम एक्सपेंस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इस चीज़ को जो है वो मैनेज करने के लिए खास टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट का नाम दे रहे होते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि हमने अपनी अर्निंग और एक्सपेंस को मैनेज करना होता है। इसके लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कि वो बजट है क्या एक्चुअली में। बजट जो है वो क्या होता है, ये आपकी एक एस्टिमेशन होती है रेवेन्यूज़ की और एक्सपेंसेस की। ये क्या होता है, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। बजट आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन्हें आप एक स्केच बना लेते हैं, एक पेज पर जो है उसे स्केच कर देते हैं, उस पेज पर उसे प्लान बना देते हैं कि मैंने इस तारीख तक इतने पैसे खर्च करने हैं, या मैंने इस प्रोजेक्ट पे इतने पैसे खर्च करने हैं, और इस प्रोजेक्ट पे मैंने क्या करना है, इतने पैसे खर्च करने हैं। इस सब चीज़ को आपने क्या करना होता है, देखना होता है। तो बजट क्या है, बजट इज़ ए एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये क्या है, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस की क्या है, ये एस्टिमेशन है कि आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना आप एक्सपेंस करेंगे कारोबार में। ठीक हो गया। और ये क्या होता है, ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। बजट ज़ाहिर एक फ्यूचर प्लान होती है, या आपका क्या होता है, ये फाइनेंशियल प्लान होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बजट इज़ ए फाइनेंशियल प्लान विच इज़ मेड बाय फॉर फ्यूचर। किया जाता है, वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर में अच्छे तरीके से अपने एक्सपेंस को, अपने रुपये पैसे को लगा सके, और उसे अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज करें, अच्छे तरीके से उसमें उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं हम इसे क्या कह रहे होते हैं, बजटिंग कह रहे होते हैं या बजट कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमने एक्सपेंस और अपनी जो इनकम है उसको स्पेंड किस तरह करना है, उसे हम बजटिंग कह सकते हैं। जैसे कि दूसरे अल्फाज में हम क्या है, ए बजट इज ए स्पेंडिंग प्लान बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या है आपका बजट, क्या है आपका स्पेंडिंग प्लान है, ये
जिसमें जो बेस कर रहा होता है इनकम और एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है। आपने एक पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाया है बजट, अपने अखराजात के लिए, अपनी आमदनी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ये एक रिटर्न प्लान होता है जो क्या कर रहा होता है, आउटलाइन कर रहा होता है कि आपने अपने रुपए पैसे को किस तरह और कहाँ पर स्पेंड करना है साल बाय साल। ठीक हो गया। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बजट है वो क्या है, वो बैलेंस है इनकम और एक्सपेंस का। मीन्स कि क्या हुआ कि ये बैलेंस करता है, ये बैलेंसिंग करता है आपके एक्सपेंस और इनकम के दरमियान, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर सकें, कर जाएं और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा लगा लगा दें और एट एंड आपके हाथ में कुछ ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है कम पैसा लगाएं, बाद में पता चले कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाते तो इनकम ज़्यादा मिलती। तो वो क्या है कि आप कोशिश कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस करने की, कि ये इस एक ख़ास जो है मिकदार में रहें या ख़ास एक लिमिट में रहें। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, बजट कह रहे होते हैं। अब तीन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बजट में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होगी। कैपिटल बजट में या आगे जो हम बजटिंग पढ़ने जाएंगे उसमें तीन टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो आप ख़ास तौर पर जो है वो पढ़ेंगे, उनके कंसेप्ट होना आपके पास लाजमी है। वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज चीज होती हैं, वो होती हैं बजट, बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल। आपने शायद काफ़ी जगह पे सुनेंगे, या जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी जगह सुना होगा कि बजट, बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल में क्या फ़र्क होता है। अगर जनरली हम देखें तो बजट क्या था हमारा, ये क्या था, एक फाइनेंशियल प्लान था। ये हमारा एक फाइनेंशियल प्लान था जो इसमें क्या किया जाता था, जिसमें आमदनी और अखराजात का तखमीना किया जाता था। लेकिन बजटिंग क्या है और बजटिंग कंट्रोल क्या है, इसे हम आगे जाके देखते हैं। अगर जनरल में लें तो बजट क्या है, ये खर्च और आमदनी का तखमीना है ये सिर्फ। लेकिन बजटिंग क्या है, ये खर्च और आमदनी का तखमीना तैयार करने का तरीका है। मतलब कि जो बजट तैयार करने का तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। बजट क्या है, ये इनकम और एक्सपेंसेस का एक प्लान है। अब एक्सपेंसेस और इनकम का जो प्लान बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। अब जितने भी मैयर्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं उस बजट को अचीव करने के लिए, या जो बजट का ऑब्जेक्टिव होता है या बजट की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको अचीव करने के लिए जो हम कंट्रोल्स ले रहे होते हैं, जो मैयर्स ले रहे होते हैं, जो एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कंट्रोल कह रहे होते हैं। उसे हम इसे आगे जाके हम देख भी लेते हैं। तो बजट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बजट क्या होता है। हमने पढ़ा कि बजट जो है वो रिटर्न एस्टिमेशन होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, किसी भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के हवाले से या स्पेशल प्रोजेक्ट के हवाले से या बिजनेस यूनिट के हवाले से या ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ये रिटर्न एस्टिमेशन होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल प्लान की। लेकिन बजटिंग क्या होती है, बजटिंग होती है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो अडॉप्ट की जाती हैं बजट को तैयार करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बजटिंग कह रहे होते हैं। तो बजटिंग क्या है, बजटिंग ये है कि द एक्टिविटी ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज कॉल्ड बजटिंग। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे फंक्शंस, वो सारा प्रोसेस जो आप बजट बनाने के लिए अडॉप्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड ओवरसीइंग ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंस फॉर ए पीरियड। तो बजटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखने का, उनको तैयार करने का, ताकि आप क्या कर सकें, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को आप उन्हें फोरकास्ट कर सकें, उन्हें देख सकें, उन्हें एस्टिमेट कर सकें, उन्हें प्रेडिक्ट कर सकें। इसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। तो बजट, सबसे पहले हमने पढ़ा बजट क्या था, एक फाइनेंशियल प्लान था आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। अब वो जो फाइनेंशियल प्लान आपने तैयार कितना करना है, उसको कितना बनाना है, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज शामिल होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बजटिंग कहते हैं। अब थर्ड वन जो इसमें है वो है इसमें बजटिंग कंट्रोल। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बजट पढ़ लिया हमने, बजटिंग पढ़ ली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग कंट्रोल क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जो कोई भी कंपनी जो है यूज कर रही होती है अपना एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कंट्रोल कहते हैं। मीन्स क्या होता है, कुछ एक ही कंपनी जो है जब उसने एक बजट बना लिया, उसने बजटिंग कर ली, बजटिंग करने के बाद अब एक बजट था, वो चाह रहे थे कि 1 लाख रुपया है, इससे हमने इतना इन्वेस्ट करना है कि हम इससे 1 करोड़ रुपया कमा सकें, या इससे हम 1 लाख रुपये ऊपर कमा सकें। मतलब कि हम इसके ऊपर 100% रेवेन्यू चाह रहे हैं, 100% प्रॉफिट चाह रहे हैं। अब क्या होगा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर जाके, वो 1 माह का टाइम है, 2 माह का टाइम है, बजट जाहिर जाहिर है वो क्वार्टरली भी बनाया जाता है, सेमी एनुअली बनाया जाता है और एनुअली भी बनाया जाता है। ऐसे ही होता है ना, कुछ कंपनियां एनुअली बनाती हैं, कुछ कंपनियां जो हैं वो
बना रही होती हैं मंथली, कुछ सेमी क्वार्टरली बना रही होती है, या कुछ कंपनी, मोस्टली कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही होती हैं ऐसे, वो एनुअली ही बना रही होती हैं। अब होता क्या है कि जब एक दफ़ा बजट आपने बना लिया, आपने फिर बजटिंग कर ली उसके ऊपर, मतलब कि जो बजट में आपने एक्सपेंस और रेवेन्यूज का एस्टिमेट किया था, मतलब कि इस तरह हुआ कि आपने कोई प्रोडक्ट तैयार की, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद आप चाह रहे थे कि कितना हमने प्रोजेक्ट बनाना है। अब आपने एस्टिमेट किया कि मैंने इस पे पैसे कितने लगाऊंगा और मुझे आमदनी कितनी मिलेगी। या अगर हम देख लेते हैं, हम देखते हैं कि यार मेरी तनख्वाह जो है ना 1 लाख रुपए है पर मंथ। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये तो मेरी आमदनी है। अब मैं एक जो है अपने एक्सपेंस का एक तखमीना लगाता हूँ कि मेरे एक्सपेंस कितने होंगे। फिर मैं सोचता हूँ, एस्टिमेट करता हूँ कि मेरे एक्सपेंस 80,000 हो जाएंगे। अब 80,000 मेरे एक्सपेंस थे, 1 लाख मेरी आमदनी थी। तो ये क्या था, ये हमारा बजट था जिसमें मैंने तखमीना लगाया कि मेरी आमदनी कितनी है और एक्सपेंस कितनी है। अब मैंने एक फाइनेंशियल पूरा प्लान बनाया, एक प्लान बनाया पूरी एक्टिविटी की। मैंने देखा कि मैंने जो है ग्रासरी पे कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है, कितने दिन तक की ग्रासरी मेरी कितने पैसे में आएगी एक महीना की। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने क्लॉथिंग कितने की लेनी है, मेरी गैदरिंग में कितना खर्च होगा, मेरे पर्सनल एक्सपेंस कितने होंगे, मेरे फैमिली एक्सपेंस कितने होंगे। ये सारी एक एक्टिविटी थी जो मैंने प्रिपेयर की एक पेज के ऊपर। इसे क्या कहा मैंने, बजटिंग का नाम दिया। अब हुआ इस तरह के 15 दिन गुजर गए। 15 दिन गुजरने के बाद मैंने फील किया कि यार मेरे पास पैसे कितने बच रहे हैं। क्या मेरे 50% जो है वो मेरी जो अर्निंग थी 50,000 थे वो खर्च हो गए, बाकी 50,000 मेरे पास बचने चाहिए थे, क्योंकि आगे मेरे पास 15 दिन है। अब मैं चेक कर रहा हूँ अपनी उस एक्टिविटी को कि मैंने देखा, एक पेज लिया दूसरा, उस पर देखा कि हाँ जी मेरे कितने खर्च हो गया, मेरे क्या 50,000 खर्च हो गए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे जनाब 70,000 खर्च हो गए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे एक्चुअल सूरत हाल जो बजटिंग मैंने की थी कि मैं 15 दिन में 50,000 खर्च करूंगा, लेकिन मैंने क्या कितने खर्च किए, मैंने यहाँ पर जो प्लान्ड मेरी सिचुएशन थी उससे ज़्यादा खर्च कर लिया। अब मैं इसकी जो ज़्यादा खर्च किया है इसको कम करने के लिए या इसको संभालने के लिए कुछ प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा, कुछ एक्टिविटीज इस्तेमाल करूंगा, या कुछ मैयर्स अडॉप्ट करूंगा। उस मैयर्स को क्या कहते हैं, हम बजटिंग कंट्रोल कहते हैं। आई होप सो कि अब आप लोगों को तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि बजट क्या चीज़ है, बजटिंग क्या चीज़ है, बजटिंग कंट्रोल क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि बजटिंग कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस ए कंपनी यूज टू ट्रैक एक्चुअल स्पेंडिंग अगेंस्ट प्लान्ड बजट। तो इसमें क्या करते हैं, जो उसके प्लान्ड बजट होते हैं या उसकी जो बजटिंग होती है उसको ट्रैक करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बजटिंग कंट्रोल कह रहे होते हैं। ये जस्ट आपको एक कंसेप्ट देना है, क्योंकि इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इसके बाद हमने परफॉर्मेंस जो असल टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। वो असल टॉपिक हमारा कौन सा है, वो है बजटिंग और कैपिटल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एक्चुअली में जो हमारा एक्सेल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपकी पीछे से आपको बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। या अगर आप समझ भी जाएंगे तो आप उतना लिख नहीं सकेंगे उस चीज़ के ऊपर, जब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ लिख भी लेंगे उसके ऊपर, और अपना जो है सब्जेक्ट जो आगे आएगा हमारा मेन टॉपिक उसको अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे। तो हमने समझ लिया कि बजट क्या चीज़ होता है, बजटिंग क्या होती है और बजटिंग कंट्रोल क्या होती है। फर्दर इसके ऊपर एक आउटलुक कर लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं हम। तो वो समराइज कितना है कि डिफरेंस इन बजट बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल इज बजट आर द बजट आर द बिजनेस एस्टिमेट्स फॉर फ्यूचर पीरियड। क्या होता है बजट, क्या होता है, ये फ्यूचर एस्टिमेट होता है किसी भी कारोबार के लिए कि उसकी आमदनी और एक्सपेंस कितने होंगे। बजटिंग क्या है, बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दीज एस्टिमेट्स। तो बजटिंग क्या होता है, इस एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करने का जो तरीका है, वो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। और बजटिंग कंट्रोल क्या है, बजटिंग कंट्रोल इज ए सिस्टमेटिक ऑफ अचीविंग परफॉर्मेंस ऑन द बेस ऑफ बजट। इसमें क्या होता है, ये जो आप एक्चुअली एक्टिविटीज कर रहे हैं बजटिंग की, अब उनको आपने क्या करना है, उनको सिस्टमेटिकली चेक करना है कि वो ठीक जा रही है या गलत जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं, बजटिंग कंट्रोल कहते हैं। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ बजटिंग। ये जो असल टॉपिक हमारे शुरू हो रहा है, पहले हमने क्या पढ़ा, बजट पढ़ा, हमें बजट का पता चल गया। फिर हमने बजटिंग पढ़ी, बजटिंग का हमें पता चल गया कि बजट को तैयार करना जो है वो हमारा बजटिंग कहलाता है।
बजटिंग के बाद हमने बजटिंग कंट्रोल पढ़ा, वो हमें पता चल गया। अब नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ बजटिंग, कि बजटिंग की या बजट की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब वैसे आज तक आप लोगों ने ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा, या अगर हम सिंपल वर्ड्स में लें, कभी आपने सोचा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये साल बाद हमारा बजट बना रहा होता है और हमें एक ये फाइनेंशियल सिचुएशन देता है कि हम इतने पैसे हेल्थ पे लगाएंगे, इतने एजुकेशन पे लगाएंगे, इतने हम जो है इन्वायरमेंटल पे लगाएंगे, इतने हम जो है फेस्टिवल्स वगैरह पे लगाएंगे, या कहीं पे भी अर्निंग पे इतना लगाएंगे, डिपार्टमेंटल पे इतना लगाएंगे। कभी आपने गौर किया कि ये जो पैसा है, रुपये पैसे का तस्मिया लगाते हैं, ये किस बेस पे लगाते हैं? कभी आपने गौर किया कि पहले बजट जो था वो 55 हुआ करता था, फिर वो जो है 73 आ गया, फिर वो अब 9+ आ गया। तो ये किस तरह बजट बना है हमारा, या इसके ऊपर ये किस एस्टिमेशन किस तरह लगा रहे होते हैं? तो आप लोग जब आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये सारी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा होता है एक्टिविटीज, ये किस तरह करता है। या कोई भी अगर आप पहले इससे वाकिफ नहीं थे अपने स्पेंडिंग के हवाले से, तो आज आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा कि आपने स्पेंडिंग किस तरह करनी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ बजटिंग कौन कौन सी होती हैं। सबसे इसमें कोई 4 से कोई 8 टाइप्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं मोस्टली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ जो है कंपनीज में, जो अपना बजट बनाते वक्त इस्तेमाल करती हैं। वो डिफरेंट होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। वो जीरो बेस्ड बजटिंग भी होती हैं, वो ट्रेडिशनल बजटिंग भी हो सकती है, वो इंक्रीमेंटल बजटिंग भी हो सकती है, वो क्या होती है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग भी हो सकती है, या कोई भी बजटिंग हो सकती है वो। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ बजटिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं। वो सबसे पहले होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसको हमें समझना है। होता किस तरह है कि आप जो है आपने कोई नई कंपनी इंट्रोड्यूस कराई है। अब उसमें कुछ अखराजात भी होने हैं, पूरे साल में आमदनी भी होनी है। अब जब आपने नई कंपनी बनाई, अब आपके पास कुछ एस्टिमेशन मौजूद नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके जो है पहले इस पे कितने खर्च अखराजात होते रहे होंगे। आपको नहीं पता कि पहले आमदनी कितनी होती रही होगी, क्योंकि आप जीरो पॉइंट पे हैं। आप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या क्या वाकयात पेश आने हैं मेरे कंपनी को, कौन सी कंटीजेंसीज बेयर करनी पड़ सकती है मेरी कंपनी को, कौन बंदा मेरी कंपनी में नया हायर होगा, वो कब छोड़ के जा सकता है, मुझे कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, कितनी सैलरी देनी पड़ेगी किस बंदे को। मुझे नहीं पता कि मेरी मशीनरी कब खराब हो जाती है। एक होती है ना कोई चलता हुआ कारोबार, रनिंग में कारोबार हो, उसे पता होता है कि मेरे पिछले साल में कितने अखराजात हुए थे, कितनी आमदनी हुई थी, कब कब मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ी थी, उसे पता होता है। उसे बेस का पता होता है, क्योंकि उसे पीछे से एस्टिमेशन मिली होती है। वो ट्रेंड एनालिसिस को चेक करता है कि पीछे ट्रेंड क्या चलते आ रहा है मेरी आमदनी और अखराजात का। लेकिन होता इस तरह है कि नया जो कारोबार चल रहा होता है या नया प्रोजेक्ट होता है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता सिरे से कि मेरी आमदनी कितनी होगी एक्चुअली में, या मेरी इनकम कितनी होगी या एक्सपेंस कितनी होगी। वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इतनी आमदनी हो जाएगी, हो सकता है मेरी 1 लाख आमदनी हो जाए, हो सकता है मेरी 2 लाख हो जाए, अखराजात हो सकता है 50,000 हों, 80,000 हों, 1.5 लाख हों। मीन्स क्या होता है कि उसकी कोई बेस मौजूद नहीं होती। तो जीरो बेस, वो जो बेस मौजूद नहीं होती, जिसमें आप बजट बनाते वक्त किसी चीज़ को बेस नहीं बनाते, बल्कि आप ब्लाइंड होते हैं, आपको पता नहीं होता बिल्कुल भी पास्ट एंड फ्यूचर का। तो आप एक अंदाजे के मुताबिक एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि फ्यूचर का, और आप एक बजट तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक स्क्रैच बना लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ किसी भी बजट के प्रीवियस साल के डेटा को नहीं लेते आप इसमें। इसमें आप फ्यूचर के डेटा को सिर्फ एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमारे इतने अखराजात होंगे। एक्चुअली में आपको सूरत हाल का नहीं पता होता कि प्रीवियस में कितने अखराजात हुए हैं, या आपकी एक पहले से चलती हुई कंपनी थी, पहले आप उसमें बजट बनाते रहे हैं, पहले आपके पास अखराजात भी होते रहे हैं, पहले इसमें आपकी आमदनी भी होती रही है। लेकिन आज जो है आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस जो साल का डेटा था उसे इस्तेमाल ना करूं, बल्कि एक नए सिरे से बजट बनाऊं,
जिसमें प्रीवियस डेटा को शामिल ना करूं कि पिछले सालों में कितने अखराजात हुए, कितनी आमदनी हुई। मतलब क्या करते हैं, इसमें कोई किसी भी चीज़ को बगैर किसी चीज़ के बेस रखने के आप एक जो फाइनेंशियल डेटा बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लान करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, उसे हम कह रहे होते हैं जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, इसमें आप करंट ईयर का बजट बनाते हैं बगैर किसी कंसिडरेशन के, बगैर किसी बेस के। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं हम कि आप जो है आपकी आप कहीं पे शिफ्ट हुए, किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हुए। वहाँ पर जब आप शिफ्ट हुए तो वहाँ पर आपको पता नहीं था कि यहाँ पे चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं या कितनी जो हैं यहाँ पे चीप हैं, चीज़ें कितनी सस्ती हैं। आप वहाँ पे जाके नए सिरे से रहना शुरू करते हैं। आपके पास आपको नई नई जॉब हुई, आपको आमदनी जो है वो वहाँ से मिलना शुरू हुई 30,000 रुपये। अब आपने ने देखना था कि मैंने 30,000 को एक महीने में खर्च करना है, और आपका वहाँ का प्रीवियस एक्सपीरियंस बिल्कुल मौजूद नहीं है। आपके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है जिसकी बेस पर आप जो है ना अंदाज़ा लगा सकें कि यहाँ पर कितनी आमदनी हो, यहाँ पर अखराजात मेरे कितने होंगे। क्योंकि आप जो पहले किसी और सिटी में रहते थे वहाँ के अखराजात मुख्तलिफ थे, वहाँ चीज़ें सस्ती थी, महंगी थी, वहाँ की थी। अब यहाँ की मार्केट थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पर घर जो है उसका रेंट ज़्यादा है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं, महंगी हैं, यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, यहाँ पर जो है आपको ट्रांसपोर्ट का इशू है, उसके एक्सपेंस हैं। तो अब यहाँ पर आप किसी चीज़ को बेस नहीं बना रहे कि पिछले साल पिछले माह में आपके एक्सपेंस कितने थे, बल्कि नए सिरे से आप एक बजट बना रहे हैं कि मैंने 30,000 को एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैंने यहाँ यहाँ पर इतने पे खर्च करना है सिर्फ। मतलब क्या कहते हैं, आप इसको फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे होते हैं बगैर किसी प्रीवियस डेटा के, इसे हम कह रहे होते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। इसके मुकाबले में जो है, इसके मुकाबले में एक दूसरा बजट इस्तेमाल हो रहा होता है जिसे हम कह रहे होते हैं लाइन बजटिंग, कि प्रीवियस जो डेटा है उसको देखते हुए फ्यूचर को प्लान करना, फ्यूचर की एक्टिविटीज को प्लान करना, उसे हम कह रहे होते हैं लाइन बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग दूसरा होता है। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल बजटिंग ये भी एक टाइप्स है कि प्रीवियस जो डिपार्टमेंट्स थे या प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या कर रही होती थी, उनमें एक ट्रेडिशन चला होता था कि वो कि बजटिंग का किस तरह एस्टिमेट लगाते थे। वो अपने एम्प्लॉइज देखते थे कि मेरे जो डिपार्टमेंट है, फलां डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मेरा जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उसको देखते हैं कि उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं। उनको पूरे साल से उनकी तनख्वाहें जो है पूरे पर मंथ पे पूरे साल से 12 पे मल्टीप्लाई करते हैं, और वो एक ख़ास किस्म का बजट बना देते हैं कि भाई इतना मेरा एक्सपेंस होगा तकरीबन इस मेरे जो है डिपार्टमेंट में। इस बजट को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बजट कहते हैं, क्योंकि ये सालों से बजट चलता आ रहा है। अब मेरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें बजट की सूरत हाल यही चल रही है। उसमें क्या है कि जनाब जैसे ही बजट आता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे ही बजट रिलीज करता है, अगर मेरे वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बेशक 5 थे 6 थे, वो देखते हैं कि जुलाई में 5 यहाँ पर जो है स्टाफ मौजूद हैं, तो 5 की सैलरी के हिसाब से वो पूरा एक साल का बजट रिलीज कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि 2 टीचर्स छोड़ के चले गए हैं, 3 टीचर्स मौजूद हैं, या 3 ऑडिटर मौजूद थे, 2 ऑडिटर छोड़ के चले गए हैं। अब उनका क्या काम है, अब वो पूरा जो फंड है, पूरे जो पैसे रिलीज हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वो पूरा साल बेकार पड़े हुए हैं, वहाँ पर किसी इस्तेमाल के नहीं है, उनको कोई लेने वाला नहीं है। जाहिर है वो एक दफ़ा रिलीज हो गए, गवर्नमेंट का सेक्टर है, किसी ने पीछे से ना बैकअप चेक करना है कि जनाब यहाँ पर आपके पास फंड कितना ज़्यादा है या कितना कम है। लेकिन एक स्टेटमेंट वो मार्च में गारमेंट सेंड कर देते हैं कि आप बता दें कि आपका एक्सेस एंड सरेंडर कितना है, मतलब कि आपका कितना फंड ज़्यादा बच रहा है, कितना आपको या और चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि 7 से 8 माह वो सोए रहे, बैठे रहे, तो वो फंड पे बेकार पड़ा रहा। इससे अच्छा था कि वो पैसे हम कहीं और जगह गवर्नमेंट यूज़ कर लेती, किसी बैंक को दे देती, वहाँ से कुछ शायद कुछ अर्निंग मिल जाती, वहाँ उसे हम इस्तेमाल कर लेते, वो बेहतर था। या हम क्या करते कि पुराना रिवाज एक चलता आ रहा था कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो है, किसी घर में कितने अफराद हैं, 12 अफराद हैं, तो उसे हमने क्या किया, 12 अफराद का खाना भेज दिया। बाद में हमें पता चला ओहो यहाँ तक 2 बंदे तो घर को छोड़ के चले गए हैं, तो 2 का खाना जो है वो वेस्ट हो रहा है। वही सिस्टम को सरकारी इदारों में हो रहा है, इसी वजह से सरकारी इदारे क्या हैं, बेकार पड़े हुए हैं, वहाँ पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है, वहाँ पर लोग जो हैं वो एहसास नहीं करते, वो उसको पैसे को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। यही वजह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आज 100% प्रॉफिट पे चले गए हैं। पिछले दिनों जो मैं एक उसमें पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसने 100% प्रॉफिट कमाया है। तो वो क्यों प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक ही सेक्टर, वो ही PIE है, वो लॉस में जा रही है आज,
तो आप ही उसे प्राइवेट सेक्टर को दे दें, वो प्रॉफिट में चली जाएगी। वो पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो लॉस में जा रही है, उसके मुकाबले में जो और उसके सामने जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी जो स्टील मिल है वो प्रॉफिट में जा रही है। वही जो क्या ये क्या है सारा कुछ चल क्या रहा है यहाँ पे, चल यही कुछ रहा है कि फंड जो है उसको देखना नहीं है, कहीं पे ज़्यादा फंड दे देना है या कहीं पे देना ही नहीं है बिल्कुल। ये सारा क्या है, ट्रेडिशनल बजटिंग है। ये क्या है, इट कंसीडर लास्ट ईयर बजट इज द बेस। क्या कर रहे होते हैं इसमें, ट्रेडिशनल बजट को लाइन बजटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप बजट बना रहे होते हैं प्रीवियस साल के डेटा को देखते हुए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने जुलाई में चेक किया कि जुलाई में कितने हमारे पास इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं या टीचर मौजूद हैं, उनकी बेस पर हमने तनख्वाहें रिलीज कर दी। पूरे साल फिर हम सो गए आराम से कि भाई बजट तो दिया हुआ है। भाई पता भी किसी ने करना है कि नहीं करना है कि वहाँ पर जो है टीचर 5 थे, 5 की 5 मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई टीचर छोड़ गया या रिटायर हो गया है और वहाँ पर पैसा ज़्यादा चला गया, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो क्या है, वो ट्रेडिशनल बजट है। तो ट्रेडिशनल बजट के को बेस बनाते हुए नया बजट जो है वो अब नई टेक्निक इस्तेमाल होती है आजकल, जिसे हम परफॉर्मेंस प्रोग्राम बेस्ड बजटिंग कहते हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया, दो हमने पढ़ी, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग में ये होता है कि आप किसी बगैर किसी डेटा को बेस बनाते हुए आप बजट तैयार करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल बजटिंग ऐसा बजटिंग होता है जिसमें हम प्रीवियस डेटा को इस्तेमाल करते हुए बेस बनाते हुए फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं, अगले साल का बजट तैयार कर रहे होते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल बजटिंग कहते हैं। एक होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है, इंक्रीमेंटल जो बजटिंग है उसमें ये होता है कि आप एक साल का बजट बना लेते हैं। उस एक साल का बजट बनाने के बाद आप क्या करते हैं, हर साल उसी बजट को कंटिन्यू करते हैं और उसमें जस्ट आप इंक्रीमेंट शामिल कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पहला साल था, आपने अखराजात का तखमीना लगाया, वो 1 लाख रुपए थे। अब आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है यहाँ पर इन्फ्लेशन कितना है पाकिस्तान में, तो स्टेट बैंक ने बताया कि 15% इन्फ्लेशन है। तो आप क्या करते हैं कि 15% उसमें इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि पिछले साल का बजट 1 लाख रुपए था, अब आप 1,15,000 कर देते हैं। तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट, जो साल बाय साल क्या होता है, इंक्रीमेंट इसमें होता रहता है खास एक मिकदार से। वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी हो सकता है, वो काइबर रेट के हिसाब से भी हो सकता है, या किसी भी रेट के हिसाब से हो सकता है। काइबर रेट का चलो मैंने एक नाम ले लिया है, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रोवाइड कर देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर से हर इंसान का ताल्लुक रहता है, ये आपकी स्टडी के हवाले से नहीं है लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा इसके बारे में। होता है इस तरह के, ये जो बैंक के पास हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो हमसे चार्ज कर रहे होते हैं 30%, 35%, 20%, 15%। तो कभी सोचा कि ये इतना प्रॉफिट जो ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं। होता इस तरह है कि स्टेट बैंक सारे बैंक को कंट्रोल कर रहा होता है, सारे बैंकिंग सेक्टर को चेक कर रहा होता है। जब किसी भी बैंक को रुपए पैसे की जरूरत होती है तो वो स्टेट बैंक से लेता है लोन। अब स्टेट बैंक जो है ना, एक खास परसेंटेज होती है जिससे वो लोन देती है आगे कमर्शियल बैंक्स को। वो जो परसेंटेज होती है वो एक्चुअली क्या कहलाता है, काइबर रेट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कराची बैंक इंटरेस्ट ऑफर रेट। मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड रेट है जो एक बैंक दूसरे बैंक को जब लोन देगा तो इस रेट के ऊपर देगा। अब जो से ये पिछले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक स्कीम चली थी हाउसिंग स्कीम, उसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि आपको होम फाइनेंसिंग लोन मिलता है। वो पहले साल 3% होगा, फिर 5% होगा, फिर 10% होगा, और उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा, वो काइबर रेट प्लस 2% रहेगा। तो काइबर रेट क्या था, काइबर रेट ये था कि एक बैंक दूसरे बैंक से, स्टेट बैंक से जिस परसेंटेज के ऊपर वो लोन मिलेगा उस बैंक को, उसमें 2% वो अपनी तरफ से इजाफा करेगा और फिर आपको लोन देगा उसके ऊपर। तो ये काइबर रेट जो है चेंज होता रहता है, स्टेट में किसे चेंज करते रहता है डे बाय डे के हिसाब से। तो पढ़ वो रहे थे हम इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक ऐसा बजटिंग होता है जिसमें हर साल जो है कंटिन्यूसली एक खास परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है बजट को। एक होता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग ऐसी बजटिंग टेक्निक्स होती है या एक ऐसा बजट होता है जो है एक्टिविटी की बेस के ऊपर बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये इस तरह है कि अगर आपने जो है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप बजट इस तरह बनाएंगे कि जो आपकी एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उसके ऊपर जो बेस कर रही होगी कि अगर आपने ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो आपका क्या बजटिंग प्लान जो है वो ज़्यादा होगा।
आपकी जो एक्सपेंस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो या आप देखते हैं कि हमारी मेरी प्रोडक्शन कम है, तो उसी हिसाब से आपके एक्सपेंस भी कम होंगे। मतलब क्या होगा कि इसमें जो आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है या आपका फाइनेंशियल प्लान है या आपका बजट है, वो बेस कर रहा है किसके ऊपर? कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर या उस एक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन की एक्टिविटी के ऊपर। अब जो कॉस्ट ड्राइवर है, यहाँ पे एक नया वर्ड आपके सामने आया है। कॉस्ट ड्राइवर जो है ये कास्टिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? Cost driver is the direct cause of cost and its effect on and its effect। ये क्या होता है? कास्ट ड्राइवर होता है कि हम कह सकते हैं इस तरह के सारे एक्टिविटीज या वो सारे जो है लिंकिंग आइटम्स जो बेस कर रहे होते हैं आपकी कास्ट को एस्टिमेट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? कास्ट ड्राइवर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, अब आपके जो वर्कर्स थे वो आपकी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे थे। अब वर्कर्स को आपने पेमेंट करनी है, वर्कर्स को आपने पेमेंट करनी है, उसके लिए दो तीन तरीके हैं। या तो आप उनके पूरे दिन के हिसाब से उन्हें पे करें कि उन्होंने 8 घंटा काम किया है, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की है आप प्रोडक्शन के हवाले से उन्हें पेमेंट करें कि उन्होंने अगर एक आइटम बनाया तो एक आइटम के 10 रुपये दे दें, 1,000 के उन्हें 10,000, 1 लाख रुपये दे दें। या आप क्या करते हैं कि जितने घंटे आपकी मशीनरी चली है अब उसी के हिसाब से उन्हें पेमेंट कर देते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो फैक्टर हैं जिनको बेस बनाकर आप अपने वर्कर्स को पेमेंट करेंगे, ये क्या कहलाते हैं? कॉस्ट ड्राइवर्स कहलाते हैं हमारे। ठीक हो गया। तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है? ये ऐसी बजटिंग टेक्निक होती है जिसमें बजट बनाया जाता है एक्टिविटी को या प्रोडक्शन को बेस बनाते वक्त। तो ठीक हो गया। तो चार हमने यहाँ पर बजटिंग की टाइप्स पढ़ी। वो कौन कौन सी थी? वो जीरो बेस बजटिंग की थी, जिसमें जीरो बेस होती है, मतलब कि जिसमें कोई प्रीवियस डेटा जो है बेस नहीं बनाया जाता बजटिंग के लिए। हमने ट्रेडिशनल बजटिंग पढ़ी जिसमें प्रीवियस साल का जो पिछले सालों का जो फिगर्स हैं उनको लेते हुए उनको बेस बनाते वक्त फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, फ्यूचर का प्लान किया जाता है। हमने इंक्रीमेंटल पढ़ा के जो पिछले साल का जो बजट था उसमें थोड़ा सा खास परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करके हम बजट बना देते हैं, तो ये इंक्रीमेंटल बजटिंग होता है। फिर हमने पढ़ा कि एक ऐसा बजट होता है जो एक्टिविटी या प्रोडक्शन को प्रिपेयर कर रहा होता है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा बजट होगा, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतना कम बजट होगा। तो इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा इसे हमने कहा कि ये क्या होता है? हमारा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग होता है। अच्छा, तो आकिब शबीर का एक सवाल है। वो सवाल इस तरह है कि ट्रेडिशनल और इंक्रीमेंटल बजटिंग में डिफरेंस। ये मैंने दोबारा भी बता दिया, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ट्रेडिशनल बजटिंग ऐसा बजटिंग होता है जिसमें प्रीवियस साल के डेटा को लेते हुए उसको बेस बनाकर हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, फ्यूचर के प्लान किया जाता है, फ्यूचर का बजट तैयार किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल बजटिंग कहते हैं। और इंक्रीमेंटल बजटिंग ऐसा बजटिंग होता है जिसमें हम प्रीवियस साल के डेटा को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। और वो क्या होती है परसेंटेज? आप किसी भी बेस के ऊपर हो सकती है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, इसमें आप एक खास परसेंटेज शामिल नहीं करते, इसमें आप अपनी मर्जी से इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल 1 लाख का बजट था, इसमें आप 1 लाख और शामिल कर दें। आप इसमें क्या करें? 5,000 शामिल कर दें, इसमें आप 15,000 शामिल कर दें, 25,000 शामिल कर दें। मतलब कि कोई खास एक रेशो नहीं है, सिर्फ अपनी आपकी जो है आपकी सोच के ऊपर, आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल हम ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे, तो आप पिछले साल का डेटा जो था वो 1 लाख बता रहा था, इस साल आपने 1 लाख और उसमें शामिल कर दिया, तो ये ट्रेडिशनल बजटिंग होता है। लेकिन इंक्रीमेंटल बजटिंग जो होती है इसमें क्या कर होता है? इसमें एक खास परसेंटेज जो है वो ली जाती है कि हमने इतने परसेंट जो है इंक्रीज करना है, ये पहले से डिसाइड होता है। ट्रेडिशनल बजटिंग में पहले से डिसाइड नहीं होता कि कितना आगे हमारा बजट होगा अगले साल का। लेकिन इंक्रीमेंटल बजट है, इसमें पहले से डिसाइड होता है कि अगले साल हमने 15% बढ़ाना है, उससे अगले साल हमने 15% बढ़ाना है, उससे अगले साल हमने 20% बढ़ाना है, उससे अगले साल हमने 50% बढ़ाना है। तो क्या होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग में? क्या होता है आपका? पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक हो गया? आपके क्लियर हो गया? तो ये चार टाइप हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो अगली टाइप्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो आगे जो है वो कौन सी होती है? वो स्टैटिक बजट होता है हमारा। अब स्टैटिक का क्या मतलब है? कि रुकी हुई चीज़,
एक साकिन चीज जो हरकत ना कर रही हो। और स्टैटिक बजट में क्या होता है, इसमें हम जो बजट बना रहे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसमें हम किसी किस्म का चेंज नहीं लेके आते पीरियड बाय पीरियड, बल्कि क्या होता है जो पिछले साल का बजट था वही अगले साल का बजट रहेगा। बाज़ औक़ात कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे ये हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी करता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट सेक्टर की या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जब ये एक्सपेंडिचर इशू करता है तो स्टैटिक बजट इशू करता है। उसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं कि पिछले साल जितने एक्सपेंस थे अगले साल के लिए भी वो बता देते हैं कि इतने ही एक्सपेंस आप कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। तो स्टैटिक बजट क्या है, ऐसा बजट जिसमें आपका बजट जो है हर साल सेम रहे, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक बजट कहते हैं। इसमें क्या है हमारा, ए स्टैटिक बजट forecast revenue and expenses over a specific period but remains unchanged even the change in the business activity। इसमें क्या होता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी मतलब कि आपकी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं है बजट से, आपका बजट अनचेंज रहता है, सेम रहता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी बजट कहते हैं। जिस तरह जो हमारा इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक बजट कहते हैं। ये बिल्कुल उल्ट है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में क्या था, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ही बजट हम बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर हमारा पूरा सीज़न था, हमारा बेवरेज का कारोबार था जिसमें हमने कोल्ड ड्रिंक्स बनानी थी। जून जुलाई आया, हमें ने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी थी। पहले से हमारा डिसाइडेड था कि हम हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो पर मंथ 1 करोड़ रुपए होगा। मतलब कि हर महीने हम क्या करेंगे, 1 करोड़ की प्रोडक्शन करेंगे बेवरेज की या कोल्ड ड्रिंक्स की। अब जब जून जुलाई आया तो वहाँ पे हमारी 1 करोड़ की होनी थी प्रोडक्शन, लेकिन जो हमारा जीएम था, जनरल मैनेजर था या जो सीईओ था, उसने कहा कि जनाब ये आपका स्टैटिक बजट नहीं होगा, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड बजट बनाए इसे, तो जून जुलाई में आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें, तो आप एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा दें। आपका 1 करोड़ एक महीने में लगना था, अब आप 1.5 करोड़ लगाएं, क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा है चीज़ की। अब क्योंकि ज़ाहिर जब डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्सपेंस ज़्यादा होंगे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड की सारी चीज़ ने, उस आपके बजट ने। लेकिन स्टैटिक बजट में क्या होता है, इसमें बेशक आपने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या कम करनी है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में या पूरे साल में, उसको नहीं देखा जाता बिल्कुल, बल्कि क्या कहा जाता है, एक सेम पूरा बजट बनाया जाता है पूरे 12 महीनों के लिए, साल के लिए, और कह दिया जाता है कि ये जो प्लान है यही इम्प्लीमेंट होगा, कभी भी आप इस बजट को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। तो उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक बजट कहते हैं। या आप देखते हैं कि एक साल में 1 लाख के एक्सपेंस है तो अगले साल में भी 1 लाख के होंगे, वो स्टैटिक बजट है, क्योंकि इसमें आपने चेंज किसी किस्म का नहीं लेकर आया। दूसरा फ्लेक्सिबल बजट होता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है कि ऐसा बजट होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से जिस वक्त चाहें बजट में चेंज लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके 1 लाख आपने अलोकेट कर दी है किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, कि इसमें 1 लाख रुपए इस्तेमाल होंगे पूरे साल में। अब आप 6 महीने गुजरने के बाद आपको लगा कि इस बिल्डिंग को हमने रिनोवेट करना चाहिए या इसे डेंटिंग पेंटिंग करनी चाहिए या हमें नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। तो आपने क्या किया, एक पहले 1 लाख का बजट था, अब आपने उसे क्या कर दिया, 3 लाख का कर दिया, क्योंकि आपको अचानक से जरूरत पड़ गई पैसों की। तो ऐसा बजट जो किसी भी वक्त कम या ज़्यादा किया जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल के बजट कहते हैं, या जिसे हम वेरिएबल बजट भी कहते हैं। दूसरा होता है रोलिंग बजट, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बजट कहते हैं इसे। अब रोलिंग बजट ऐसा बजट होता है जो खास पीरियड या खास टाइम के बाद हमेशा अपडेट होता रहता है। मिसाल के तौर पर क्या है कि आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, आज आपके मशीनरी को कोई एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने उसमें कुछ और पैसे शामिल कर दिए अपने प्लान में। फिर आपको आगे जाके आपने मशीनरी चेंज करनी थी, फिर आपने उसमें और पैसे शामिल कर दिए। फिर सम पीरियड्स के बाद आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपने और पैसे शामिल कर दिए। मतलब क्या हुआ कि आपकी एक बॉल है वो रोल करती जा रही है, कभी वो ज़्यादा हो जाती है, कभी वो कम हो जाती है, कभी वो ज़्यादा उछलती है, कभी वो कम उछलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग स्टोन कहते हैं। तो रोलिंग बजट ऐसा बजट होता है जो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है खास पीरियड के बाद। मिसाल के तौर पर एक कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा जो है ना पूरा साल का बजट है, लेकिन इसे हमने क्वार्टरली रिव्यू करना है। मतलब क्या होगा, साल में 4 दफ़ा हमने इसे रिव्यू करना है। अब जब पहले क्वार्टर में गए, पहले क्वार्टर में चेक किया कि हमारा बजट जो है, अब हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो नहीं है या कम ज़्यादा तो नहीं करना इस बजट को, तो वो क्या करते हैं, उसमें मज़ीद अपडेशन कर देते हैं, कुछ एक्सपेंस कट कर देते हैं या कुछ एक्सपेंस वो उसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, रोलिंग बजट हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं, अगले
जो है 3 महीने फिर और गुजारते हैं, मतलब फिर 6 महीने में जाके फिर वो दोबारा से मीटिंग कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि अब हमारा बजट की सिचुएशन क्या है। अब वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब इसमें कुछ इंक्रीमेंट तो नहीं करना है या डिक्रीमेंट तो नहीं करना। तो वहाँ पर फिर सजेशन आती है कि फला सेक्शन है वहाँ से पैसे कट कर लो, इस सेक्शन में डाल दो। तो वहाँ से फिर क्या हो गया, फिर वो बजट थोड़ा सा अपडेट हो गया। जैसे आजकल हमारा ये जो बजट चल रहा है, ये जो इस साल का ये रोलिंग बजट चल रहा है, ये कभी भी अपडेट हो जाता है। ये साल में 3-4 मतलब अपडेट हो चुका है। तो ये क्या बना है, हमारा रोलिंग बजट है। ये कल तो पहले क्या होता था, ये स्टैटिक बजट हुआ करता था, जो पूरे साल में सेम हुआ करता था। लेकिन अब वो क्या हो रहा है, वो रोलिंग स्टोन बना हुआ है। कभी वो उसमें एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद फिर नए टैक्स लगा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर नए टैक्स लगा देते हैं। वो हर 2-3 माह बाद मिनी बजट लेकर आ जाते हैं। उससे क्या करते हैं, ये उसे अपडेट करते रहते हैं। तीसरा जो है, जो लास्ट वन जो है वो है इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग ऐसी बजटिंग होती है जिसमें आप बजट जो है बना रहे होते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी क्या परफॉर्मेंस है या उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके हिसाब से आप उसमें पेमेंट, उसके हिसाब से आप उसमें एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं, एक्सपेंस कर रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कह रहे होते हैं। यही असल जो टॉपिक है, जो एक अलग टॉपिक अलग सब्जेक्ट से भी दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, इसको भी हमें आगे जाके पढ़ना है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने बजट पढ़ा, हमने पढ़ा कि बजटिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि हमारी इसमें बजटिंग के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फिर हमने इसमें साथ बजटिंग कंट्रोल को भी पढ़ लिया। द नेक्स्ट इज जो इसमें है वो है कि बजटिंग जो है, जो ये सारे हमने पढ़े हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसका रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में, या ये किस तरह हमें हेल्प आउट करती है, या किसी भी डिपार्टमेंट को ये किस तरह हेल्प आउट कर रही होती है बजटिंग। तो बजटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है उसे हम ज़रा आगे देख लेते हैं। ये आकिब का फिर एक सवाल है कि इमरान खान के बैटिंग को हम क्या कहेंगे। तो वो मैंने आपको बताया है कि रोलिंग स्टोन है, रोलिंग बजट है, ये बार बार रोल होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो नू लीग का कहेंगे या फिर इमरान खान का ना कहें, क्योंकि उसने चेंज किया है, फिर अब नू लीग ने चेंज कर दिया। तो बजटिंग की जो इम्पोर्टेंस है या उसके बेनिफिट्स हैं या उसका जो हमारा बजटिंग का सारा जो प्रोसेस है उसका हमें फ़ायदा क्या होता है बजटिंग का। उसका फ़ायदा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या कारोबार में क्या क्या हो सकता है। उसका फर्स्ट है कि बजट हमें से बजटिंग जो है, अगर हम अच्छी बजटिंग कर लेते हैं हम अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उससे क्या फ़ायदा पहुंचता है, उससे हम अपनी मनी सेव कर सकते हैं। हम पूरा प्लान जब बनाएंगे, हम इस तरह चीज़ों को प्लान करेंगे कि हमें हमारे पास सेविंग बच जाए, या हमारे अपने हम अपने अमाउंट को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसे एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या करती है, सेविंग मिल जाती है। इससे दूसरा क्या होता है, ये हमें हेल्प आउट करता है डेट से बचने के लिए। तो बात बात ये होता है कि कुछ ऐसे लोग जो बजटिंग नहीं करते या बजट अपना तैयार नहीं करते, बजटिंग प्रोसेस नहीं करते, तो साल के आखिर में वो हमेशा खाली हाथ रहते हैं, या महीने के आखिर में वो खाली हाथ रहते हैं। तो आखिरी 5 दिन जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजार रहे होते हैं। क्यों गुजार रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बजटिंग का नहीं पता होता, उन्होंने कभी बजटिंग पढ़ी नहीं है, वो कभी बजटिंग कर नहीं रहे होते हैं। इसलिए शुरू में वो बड़े ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं और आखिर 10 दिन में वो तंग हो रहे होते हैं। वो किसका नतीजा है, इसलिए क्या नतीजा है, क्योंकि उन्होंने बजटिंग नहीं पढ़ी, उन्हें नहीं पता कि बजटिंग किस तरह करनी है। बजटिंग क्या करती है, ये हमें कर्जा से बचाती है। ये हमें बचा देती है कि आप इतना ही खर्च करें जितना आपके पास आमदनी हो। इसलिए कहते हैं कि उतनी चादर फैला, इतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, चादर को देख के पाँव फैलाने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सबक था हमारे लिए कि ये क्या करता है, हमें डेट से बचाती है बजटिंग। और बजटिंग हमें तैयार करती है इमरजेंसीज के लिए। तो हम जब बजटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपना प्लान इस तरह बनाते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी पैसे जो हैं वो सेफ भी रहें, हमारे पास सेव रहें, हमारे पास सेविंग भी रहे। तो हम अपने इनकम को इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि हमारी थोड़ी सी सेविंग्स तैयार हो जाए, ताकि इमरजेंसी में हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके बिजनेस में क्या है, ये इमरजेंसीज को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा क्या है कि ये आपको क्या, बजटिंग क्या करती है, आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। ये आपको एक ऐसा इंसान बना देती है, आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेके आ जाती है।
इससे आप क्या करते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को प्लान करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक चीज़ को प्लान करना शुरू करते हैं तो फिर आपके अंदर शूर पैदा होता है कि अब यार मुझे हर चीज़ इनकी की हर चीज़ प्लान करनी चाहिए। तो बजटिंग क्या है, आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आपकी अपने आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा क्या करती है ये, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से निजात दिलाती है। अब बाज़ औक़ात जो है हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर चुके होते हैं और साल के आखिर में जब हम कुछ लोन भी ले चुके होते हैं या महीने के आखिर में कुछ लोन ले चुके होते हैं, उसके बाद हम कोशिश कर रहे होते हैं फर्दर हमें लोन मिल जाए, 3 दिन और गुजरते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे पास कुछ नहीं होता, कोई किसी दोस्त से अब हम पैसे नहीं मिलने, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा लेकर उनसे डेट लेकर आउटस्टैंडिंग लेकर हम पहले खा चुके हैं, तो हमें एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, हम मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या है ये, उससे हमें रिलीव करती है, उससे हमें निजात दिलाती है बजटिंग। इसके अलावा बजटिंग क्या करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर देती है। जब आप एक प्रॉपर तरीके से अपने रुपया पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं तो आपकी सेविंग होना शुरू हो जाती है, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है ज़िंदगी की। बजटिंग क्या करती है, आपको आपको आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में मैरिज के लिए हेल्प आउट कर सकती है, या कुछ इवेंट्स जो हैं या गैदरिंग है उसमें आपको ये हेल्प आउट करती है। इसके अलावा क्या करती है, ये आपको ओवर स्पेंडिंग से भी बचने आपको रोकती है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। ओवर स्पेंडिंग में ये हमारी बड़ी बड़ी हेल्प आउट कर रही होती है। इसके अलावा बचने क्या कर रही होती है, ये हमें हैप्पियर जो है हैप्पी लाइफ या हैप्पी रिटायरमेंट की तरफ ये हमें हेल्प आउट करती है कि हम बचेंगे जब करते हैं तो हम पूरे सैलरी से एक ख़ास अमाउंट जो है बचा बचा के रखते हैं, ताकि वो हमें रिटायरमेंट के बाद काम दें। तो वो हमें जो है, हम एक साल के जब 60 साल के बाद हम जब रिटायर हो गए होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, हमें पता होता है हमारे पास सेविंग मौजूद है, हमने उसे इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होता है, आपका रिटायरमेंट की आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो है आपको फाइनेंशियल गोल्स जो हैं उसमें बजटिंग हेल्प आउट करती है। आपके फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव कर सकते हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बजटिंग के ज़रिए अपना पैसा हर महीने बचाते हैं और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है ये, आपको अपनी मनी के ऊपर पूरा कंट्रोल देती है, ये आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर कंट्रोल देती है, आपके अर्निंग के ऊपर कंट्रोल देती है। ये बजटिंग क्या है, इस तरह हमारी ज़िंदगी में एक पूरी हमें एक सिनेरियो दिखाती है, पूरी ज़िंदगी में हमें अपनी हेल्प आउट करती है बजटिंग। ठीक हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लिख भी लेंगे अपने पास, या कोई सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ बजटिंग, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बजटिंग, बजट एंड बजटिंग कंट्रोल, एंड आल्सो एक्सप्लेन तो व्हाई द बजटिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक हो गया? या हाउ द बजटिंग जो है हाउ द बजटिंग प्रोवाइड ए गुड प्लान फॉर ह्यूमन लाइफ, के ह्यूमन लाइफ के लिए बजटिंग जो है एक अच्छा प्लान किस तरह प्रोवाइड करती है, या बजटिंग जो है हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकती है हमारी पर्सनल लाइफ में, या बजटिंग जो है एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह हेल्प आउट होती है। तो उस सब किसी भी हवाले से सवाल आए तो इंशाल्लाह ताला ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, या परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजटिंग जिसे हम कह रहे होते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक ट्रेडिशनल बजटिंग चल रही होती थी, और ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती थी, वो होती थी कि आपने देखना है कि पिछले साल में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या पिछले साल में हमें कितने एक्सपेंस मिले, कितनी आमदनियाँ हुई, उसको देखकर हमने आगे अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है, फ्यूचर को देखना होता है। उस सब को हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम ट्रेडिशनल बजटिंग कहते होते हैं। जब ऐसा ऐसा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न दौर में दाखिल हुई, तो उन्हें अपनी एक एक रुपए से जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमाने की कोशिश करने लगे। उन्हें एक शऊर आया, हर इन्वेस्टर को पता चला कि मुझे यार कहीं पे ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी चाहिए। कंपनी के जो ऑनर्स थे उन्हें पता चला कि हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। तो जब मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी आई तो उसमें कंपनियों ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यार हम पिछले साल के डेटा को देखते हुए अपनी स्पेंडिंग क्यों करें, अपना रुपये पैसा क्यों लगाएं, क्यों ना अब हम एक ऐसी टेक्निक अपनाएं कि जिससे हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइज यूटिलिटी मिले। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा काम करें। जब उन्होंने बैठ कर एक पैनल बनाया, पैनल में डिफरेंट मैनेजर्स आए, बड़े बड़े टाइकून्स आए, बड़े-बड़े स्ट्रेटजी मेकर आए, तो उन्होंने आके कहा कि आप ऐसा काम करें, आप चेक क्या करें कि कौन-सा प्रोजेक्ट जो है, कौन-सा डिपार्टमेंट जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है।
उनके रिजल्ट को देख कर आप बजट बनाया करें। तो और उस बजट को जो है रिजल्ट को देखते देख कर जो बजट बनाएं, उस बजट को आप प्लान दें, उसको अप्लाई करें। उससे हेल्प ये होगी कि जिसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा उसके ऊपर मज़ीद आप इन्वेस्ट करें तो वो आपको मज़ीद अच्छा रिजल्ट देगा। जो रिजल्ट प्रोजेक्ट नहीं दे रहा आपको, जो डिपार्टमेंट जो ब्रांच आपको रिजल्ट नहीं दे रही, उसे आप उसके ऊपर कम पैसे लगाएं, उसकी बजटिंग काट दें, उसका बजट काट दें। तो इस तरह ये जो सारा प्रोसेस कहलाया, ये जो स्टेप्स कहलाए, इसे ये कहलाए परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। क्योंकि बजट को जब क्या किया, परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया कि जिसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को देखते हुए, रिजल्ट को देखते हुए, आउटकम को देखते हुए बजट बनाना है, उसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग आल्सो रेफर्ड एज आउटकम बजटिंग, इसको हम आउटकम बजटिंग भी कहते हैं, इसको परफॉर्मेंस प्रोग्राम्ड बजटिंग भी इसे कह रहे होते हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग बजट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फंडिंग एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो क्या हो गया हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग या आउटकम बजटिंग, क्या हो गया, इसमें हम प्रैक्टिस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और इसमें हम प्रैक्टिसेस अपनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बजट को डेवलप करते हैं, हमारे जो है फंडिंग और उसमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड जो अर्निंग्स होती हैं, उनको आपस में रिलेट रिलेट करते हैं, उनको आपस में लिंक क्रिएट करते हैं, उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं हम। और जब एक पूरा एक प्लान मरतब करते हैं, पूरा फाइनेंशियल प्लान देते हैं, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग कह रहे होते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो है, द बजट प्लान व्हिच इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या हो गया, वो ऐसा बजट हो गया जो रिजल्ट के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो होता इस तरह है, आजकल मैं बोलते बोलते थक बड़ा जल्दी जाता हूँ, पता नहीं क्या इशू है। एक तो कुछ का वर्क की कंडीशन ऐसी है, दूसरा डे बाय डे बैक टू बैक लेक्चर लेने से इंसान ज़ाहिर है थक जाता है। अब रात मैंने आपका लेक्चर लिया, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं था मैंने अपना लेक्चर देना है, तो फिर वो मुझे अचानक से अपना लेक्चर तैयार करना पड़ गया। फिर दो दो लेक्चर तैयार करना, उन्हें देना, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको आ भी रही होती है, लेकिन आपका माइंड जो है ना, वो एक एक दो डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ाने के बाद एक माउफ होना शुरू कर देता है, ब्लाइंड हो जाता है। काफ़ी चीज़ें फिर वो आ भी रही होती हैं, मैं एक्सप्लेन में फर्दर करना चाह रहा होता हूँ, लेकिन बात बात वो मुझसे स्किप हो जाती है चीज़ें, या वो ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इसे किस तरह एक्सप्लेन करूँ। वो ज़ाहिर इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, थक जाती है चीज़ें। कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो बोलता ही जाएगा बोलता जाएगा। कि लाइव क्लास होती है ना, उसमें पढ़ाना बड़ा अच्छा होता है। काश मेरी विश थी कि यही स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में होते, तो फिर एक माहौल ही अलग होता है, क्योंकि उसमें आप स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसमें आपके पास टाइम होता है, आप ओनली स्पीकर नहीं होते कि जिसने बोलना है बोलना है बोलना है बोलते जाना है। एक इंसान बोलता जाता है, कितने बोल सकता है वो, 1 घंटे से जो है ना, इंसान कभी भी ज़्यादा नहीं बोल सकता, वो भी अकेले। और अगर कोई स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो साथ बातचीत करेंगे आपके साथ, आप उसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आते हैं, उसमें आप पॉलिटिक्स को ले आते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ को ले आते हैं। कोई स्टूडेंट कोई ऐसा काम कर देता है, कोई आप उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई गपशप हो जाती है, तो उससे एक क्लास का एक माहौल बन जाता है लाइव क्लास का, तो फिजिकल क्लास का। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो एक्चुअल जो कोई जो टीचर्स होते हैं ना, वो उसका इम्तिहान ही ऑनलाइन क्लास में हो रहा होता है, लाइव क्लास में हो रहा होता है, डिजिटल वर्चुअल क्लास में हो रहा होता है, क्योंकि उसने अकेले पढ़ाना है, उसने बोलते रहना है। जो 100% होता है ना, उसका सिर्फ आप 50% ही डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम नहीं होता चीज़ों को सोचने के लिए, इसमें आपके पास टाइम नहीं होता थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देने के लिए। आप बोलते जाना है, ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं, या कोई सामने चीज़ नहीं पड़ी जिसको आपने पढ़ना है। आपने बच्चों को समझाना भी है, कराना भी है, और अकेले ही कराना है, किसी ने दरमियान में बोलना भी नहीं है, तो बंदा थक जाता है। तो मैं खुद बड़ा थक जाता हूँ, बात बात चीज़ें जो हैं, अगर आप अक्सर स्टूडेंट जो है ना बाद में मुझसे जब मैसेज करके चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो वो मैं उन्हें ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो रैंडमली पूछ रहे होते हैं, और जब यहाँ पे समझा रहा होता हूँ तो वो चीज़ें मैं बात कर स्किप कर देता हूँ, या मुझे खुद पता नहीं चल रहा होता कि मैंने क्या बताया है, तो मिक्सअप हो जाती है चीज़ें। तो कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ ना आए यहाँ पे, या आप लोगों को लगे कि इसमें फर्दर आपको डिटेल चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया करें। आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आप रात को 2 बजे पढ़ रहे हैं, आप 2 बजे पूछें। आपको 3 बजे समझ नहीं आ रही, 3 बजे पूछें। आप 24 आवर्स
आपको परमिशन है, आपको जब आपका दिल चाहे, जब आपको लगे कि आप लोगों के पास टाइम है, आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा, हर चीज़ क्लियर करूंगा। आप लोगों ने बिल्कुल इससे हेजिटेट नहीं होना। कभी भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए, हमारे पैनल की हेल्प चाहिए, आप ले सकते हैं। तो हमारा काम है आप लोगों को अच्छा गाइड करना, अच्छा पढ़ाना। बाकी अब जो है, अगर मैं तब सेटिस्फाई होऊंगा जब आप में से 99% स्टूडेंट इंशाल्लाह 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 इंटरव्यू में सक्सेस होंगे, तब मैं सोचूंगा कि मैंने स्टूडेंट को सेटिस्फाई किया है। उससे पहले मैं हमेशा इसमें डाउट में रहूंगा कि पता नहीं मैंने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पता नहीं समझ आई चीज़ें नहीं आई। क्योंकि अब कुछ अकेडमीज को मैंने देखा है, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, बड़े स्लो पढ़ा रहे होते हैं। वो वही एक टॉपिक जो है वो 3-3 दिन में करा रहे होते हैं, वही टॉपिक हम जो है एक दिन में कर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक अकेला मैंने वन स्पीकर हूँ, वन स्पीकर ने बोलना है, बाकी क्लास से सुनना है। तो पढ़ क्या रहे हैं हम, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। तो उसमें हमने यही पढ़ा कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट ऐसा बजट होता है या ऐसी बजटिंग होती है जो परफॉर्मेंस को या रिजल्ट को देख को एस्टिमेट कर कर या उनको इवेल्युएट कर कर हम बनाते हैं। ठीक हो गया। या इसे हम दूसरे अल्फाज में लें तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट या परफॉर्मेंस बजट इज ए बजट दैट रेफर्स टू प्रोग्राम्स। जो क्या करता है, रेफर किया जाता है प्रोग्राम्स पर, मतलब के प्रोजेक्ट्स पर, कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है। फंक्शंस, उनके फंक्शन पर। एंड परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस पर। दैट रिफ्लेक्ट्स द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ऑफ द कंपनीज। तो क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट? ऐसा बजट होता है जो किसी खास प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पर बेस कर रहा होता है। वो बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। अच्छी है तो उसके ऊपर अच्छा बजट एस्टिमेट करेंगे, बुरी है तो उसके ऊपर कम बजट लगाएंगे, कम बजटिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कहते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो है, तो क्या करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो है वो इनेबल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टू मोर क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब ट्रेडिशनल बजट में क्या होता था, उसमें हम सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि पिछले साल किसी भी आइटम का कितना एक्सपेंस हुआ है, कितनी कास्ट लगी है, और उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर देते थे या वही सेम चल पड़ता था, या उसमें रद्द-बदल करते रहते थे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें कास्ट इफेक्टिवनेस को देखा जाता है कि हमने कास्ट या एक्सपेंस सिर्फ वहीं पे करना है, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में करना है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसका रिजल्ट अच्छा है। तो हमने उसके ऊपर पैसे नहीं लगाने जिसके ऊपर हमें कोई अर्निंग नहीं हो रही है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो है ओनली डिपेंड कर रहा होता है रिजल्ट्स के ऊपर। और इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है इसमें, कि इसमें हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स की को चेक कर रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम एक जो हमारी जो कास्ट है उसको इफेक्टिवली तौर पर लगाते हैं किसी भी कारोबार में। तो इसके बाद जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। फिर इसके हम आगे जो एक्सपेंसेस हैं वो पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब कोई भी बजट जो है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या इम्पोर्टेंस हैं किसी भी उस बजट के। वो ऑब्जेक्टिव्स या परफॉर्मेंस जो हैं इस बजट के कौन कौन से हो सकते हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ है उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, उसके उसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जब पढ़ा, या जो एक नई टेक्निक जो मार्केट में लेकर आए, या कारोबार जो है नया एक सिस्टम मार्केट में लेके आए, तो इसका क्या जो है फ़ायदा है किसी भी कारोबार को। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है अकाउंटेबिलिटी। अब मैंने आपको पढ़ाया कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या होता है। ये टोटली आपका परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके मुताबिक ये बजट बनाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है। अकाउंटेबिलिटी कितना अच्छी है, अकाउंटेबिलिटी इस तरह है कि कोई भी, जब हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया
तो उसमें हमने एम्प्लॉइज़ को लगा दिया, उसमें एम्प्लॉइज़ हमारे काम करते हैं और वो हमारे जो है सारे एम्प्लॉइज़ मिलकर जब काम कर रहे होते हैं, एक ख़ास ऑब्जेक्टिव होता है, एक ख़ास रिज़ल्ट होता है, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो जब साल ख़त्म होता है तो हमें दोबारा से बजट बनाना होता है। तो हम देखते हैं उस प्रोजेक्ट को कि एक प्रोजेक्ट ए था, बी था और सी था, 3 प्रोजेक्ट थे। हम ए और सी पे तो ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, लेकिन बी पे हम पैसे नहीं लगा रहे। तो हमें पता चल जाता है कि जनाब जो बी प्रोजेक्ट था इसके एम्प्लॉइज़ ने अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर दोबारा से कम पैसे लगाए। मीन्स के क्या हुआ, ये हमें नुकसान दे रहा था प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये अकाउंटेबिलिटी रखता है हर प्रोजेक्ट की। इसमें ये काउंट करता है हर एम्प्लॉय को कि उसकी परफॉर्मेंस उस प्रोजेक्ट में क्या है। ये हर प्रोजेक्ट को जो है वो क्या कर रहा होता है, अकाउंट कर रहा होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक कर रहा होता है कि इसमें कितनी उसकी परफॉर्मेंस है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो अच्छा बजट उसे मिलेगा, कम परफॉर्मेंस है तो उसे क्या मिलेगा, कम बजट मिलेगा। दूसरी इसमें जो क्या है, दूसरी इसका जो ऑब्जेक्टिव है या दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंसी लेके आता है बजटिंग प्रिपरेशन में। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमने कौन से प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लगाने हैं। अब एक प्रोजेक्ट है, वो हमें इस साल में उसने हमें कम रेवेन्यू दिया है या नेगेटिव रेवेन्यू दिया है, हमें लॉस हो गया है, तो उस प्रोजेक्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे हमारे प्लान से, उसमें हम पैसे नहीं लगाएंगे। उससे उन्हीं प्रोजेक्ट को हम फर्दर कंसीडर करेंगे, उन्हीं प्रोजेक्ट पर हम पैसे लगाएंगे जो आगे जाके हमें रेवेन्यू देंगे, जिन्होंने हमें करंटली ज़्यादा रेवेन्यू दिया है। तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई ये चीज़ों की। इसमें उन प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी हो गई जो प्रॉफिट दे रहे थे हमें, और वो प्रोजेक्ट एलिमिनेट हो गए जो हमें लॉस दे रहे थे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग हेल्प इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द बजटिंग प्रिपरेशन। तो बजटिंग प्रिपरेशन में क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। ठीक हो गया। इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को एलोकेशन में क्या करता है, हमें बेटर जो है फाइनेंशियल डिसीजन, ये हमें क्या कर रहा होता है, बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है, और रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करने में ये हमें क्या करता है, हेल्प आउट करता है। इसके बाद और इसके कौन कौन से जो हैं ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो इसका एफिशिएंसी सेविंग हो सकती है इसमें। बिल्कुल हमने इसमें पढ़ा कि ये टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी अमाउंट जो है, एडिशनल अमाउंट जो आप कहीं पे लगा रहे होते हैं, उसकी सेविंग बच जाती है। वो किस तरह बचती है, वो इस तरह बचती है कि एक साल आपने बजट बनाया, 3 प्रोजेक्ट में लगा दिया। वही बी प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें आपने पैसा लगाया लेकिन वो नुकसान में पहुंच गया। अब ट्रेडिशनल बजटिंग होती तो इन तीनों बजट पे अगले साल फिर हम पैसा लगाते, लेकिन अब परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग था तो हमने क्या किया, बी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो वहाँ बी प्रोजेक्ट में जो हमारे पैसे ज़ाय होने थे वो हमारे पास बच गए, उनको हमने ए और सी पे लगा दिया, क्योंकि ए और सी अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, वहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग मिल रही थी। तो वो क्या हुआ, हमारी सेविंग को हमने एफिशिएंट तरीके पर क्या किया, हमने लगा दिया ए और सी में, जहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग मिली। तो क्या करते हैं हम, जो हमारा एडिशनल फंड है उसको हम एफिशिएंटली तरीके से क्या कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सेविंग हो जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग से। नंबर 4 जो है वो है हमारा, नंबर 4 हमारा है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो है पीबीबी जो है हमारा, ये क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। वो किस तरह इम्प्रूव करता है, तो इस तरह इम्प्रूव करता है कि जो बजट हम, जो प्रोजेक्ट जो है हमें ज़्यादा फायदा दे रहा है, जिसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, उसमें हम फर्दर फर्दर पैसे लगाना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा लगाते जाते हैं, ज़्यादा अर्निंग आते जाते हैं, ज़्यादा लगाते जाते हैं, ज़्यादा अर्निंग आती जाती है। जो प्रोजेक्ट हमें नुकसान दे रहे थे वो उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह क्या है, हमारी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसमें क्या कहते हैं, हमारे जो ऑनर्स हैं उन्हें फ़ायदा ज़्यादा होना शुरू कर हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे ओवरऑल जो ऑपरेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें एफिशिएंसी आ जाती है। ये हमारे जो आउटकम्स हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज कंप्लाइंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इसमें कंप्लाइंस बहुत अच्छा होता है। इसमें कंप्लाइंस इसमें कितना होता है,
जब हमारा एरिया प्लान बन जाता है, जब हमारी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जब हमारा जो है बजट बना लिया जाता है, बजट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसे बजट को लीव कर देते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। उन्हें हम कह देते हैं कि जनाब अब आप क्या करें, अब आप जो है इस बजट के ऊपर कंप्लाई करें, इस बजट को इस्तेमाल करें। जब वो इस बजट को इस्तेमाल करते हैं, बजट के इस्तेमाल करने के बाद उन्हें हम कंफर्म कर देते हैं कि अब आपने इतना इतना पैसा जो है इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है और इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, इसे इस तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे पिछले साल हमें इस प्रोजेक्ट में मुनाफा हुआ था, इस साल भी हमें उसे उसी तरीके से मुनाफा हो। तो क्या होता है, इसके ऊपर कंप्लाइंस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि एम्प्लॉइज ने पिछली दफ़ा मुनाफा कमाया था, अगर इस साल जो है वो भी इस साल में मुनाफा कमाएंगे, और इसलिए वो बजट को उसी तरीके से रवा दवा रखते हैं ताकि इससे फर्दर क्या कर सकें, मुनाफा कमा सकें। द लास्ट वन इज क्लियर पर्पस। तो इसमें क्या होता है, एक क्लियर पर्पस होता है, एक क्लियर विजन होता है कि आपका ये बजट है और इस प्रोजेक्ट पे लगना है। इसमें बिल्कुल ये नहीं होता कि पता नहीं आगे जाके मुनाफा होगा या लॉस होगा। पहले से आपका ट्रेडिशन चल रहा होता है कि आपने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को अपनाया होता है जो आप मुनाफा दे रहे होते हैं। इस वजह से जो है इसमें क्लियर विजन मौजूद होता है, क्लियर पर्पस मौजूद होता है कि इतने पैसे इसी प्रोजेक्ट पे लगाने क्योंकि ये फ़ायदेमंद है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग क्लियरली इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑन विच द मनी विल बी स्पेंड। तो ये क्या करता है, हमें क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जहाँ पे हमने पैसे लगाने हैं। ठीक हो गया, ये हमारे क्या थे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसके बाद जो है कुछ लॉस, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हिंड्रेंसेस भी हैं इस पीबीबी के परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के। कुछ नुकसानात भी हैं, वो कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। पहली बात तो इसका ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में इवेल्युएशन होती है हर साल। तो ज़ाहिर है ये एक जो है स्ट्रिक्ट सिस्टम है, ये क्या है, रिजिड सिस्टम है ये हमारा। इसमें हर साल जो है इवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस को, प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है या एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्युएट किया जाता है, फिर इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम है जिसमें प्रॉपर एक इवेल्यूशन चाहिए। आपने हर वक्त इवेल्युएट करना है प्रोजेक्ट्स को, अगर इवेल्युएट नहीं करेंगे तो आप सही तरह प्लान नहीं कर सकेंगे, बजट तैयार नहीं कर सकेंगे। पहला नुकसान तो इसका ये है। ठीक हो गया। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें डेटा मैनिपुलेट बहुत आसानी से होता है। मैनिपुलेट क्यों होता है, इसमें होता इस तरह है कि आपने एक प्रोजेक्ट था, वो आपको पहले साल मुनाफा दिया, दूसरे साल मुनाफा दिया, तीसरे साल आपने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। जब आपको, क्योंकि आपने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा था, इसलिए आपने इसमें बजटिंग इसकी अच्छी की, इसमें ज़्यादा पैसे लगा दिए। जब आपने इस पर ज़्यादा पैसे लगा दिए, तो ज़्यादा पैसे लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने एक्सपेक्ट किया कि इसमें इस साल तीसरे साल भी मुनाफा होगा, लेकिन जो आपके मुलाजमीन थे, अब उनमें एक अजीब सा रुझान पैदा हुआ। उन्होंने क्या किया, वो अचानक से एक सूरत ऐसी हुई, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई, या कोई भी मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम हुआ कि लॉस होना शुरू हो गया उस प्रोजेक्ट में। जब उस प्रोजेक्ट में लॉस होना शुरू हुआ 30 साल के तीसरे साल जाके, तो एम्प्लॉइज ने सोचा कि यार अगर ये जो है इसमें लॉस हो गया, तो हमारे जो ओनर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है वो तो ये कहेगी हमने जानबूझ के नुकसान किया है इस प्रोजेक्ट में। तो वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, शो कराते हैं कि देखें इसमें इस साल में मुनाफा हुआ है। तो क्या है कि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के। तीसरा ये है कि इसमें ये डिफ़िकल्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों डिफ़िकल्ट होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है ना, कोई भी कारोबार है, वो हमेशा टॉप ट्रेंड में नहीं रहता। उसके जो है उसमें फ्लक्चुएशन लाज़मी पाई जाती है, क्योंकि सीज़नल होता है ना, एक सीज़नल ट्रेंड किया जाता है कि कभी आपका कोई भी कारोबार जो है शुरू-शुरू में बड़ा ग्रोथ कर रहा होता है, फिर वो मैच्योरिटी पे पहुँच जाता है, फिर वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, फिर वो क्या आ जाता है, बॉटम पे आ जाता है। कोई भी कारोबार जो है उसमें लाइफ साइकिल होता है किसी भी कारोबार का, कि पहले वो स्टार्ट होगा, फिर वो ग्रोथ करेगा, मुनाफा कमाना शुरू करेगा, फिर वो मैच्योर हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वहाँ उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता कारोबार, उसमें ज़्यादा सेल्स नहीं हो सकती, उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो सकता। उसके बाद वो क्या करता है, डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। जैसे कि आजकल के फैशन है हमारे, बड़े फैशन चले थे, न्यू न्यू क्लास जैसे आते हैं, उनको बड़ा शुरू में बड़ी सेल हो रही होती है, अब बाद में क्या होते हैं, वो उनकी सेल एक जगह पर रुक जाती है, उसके बाद फिर कोई लोग होते हैं उन्हें खरीदते ही नहीं है। फिर कंपनी क्या करती है, वो शॉर्ट सेल शुरू कर देती है, वो जो है फ्लैट सेल शुरू कर देती है। ठीक हो गया, उन आइटम्स के ऊपर। तो वो क्या होता है, वो एक ट्रेंड होता है ना इसी भी चीज़ का। तो क्या है कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होते,
ये 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की बजटिंग होती है। उसके बाद ये प्लान, वो प्रोजेक्ट नुकसान देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपका पैसा जितना भी होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। फोर्थ जो है ये रिजिड किस्म का सिस्टम है, ये स्ट्रिक्ट सिस्टम है। इसमें एक एक चीज को देखा जाता है, हर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो इसलिए क्या है, ये रिजिड सिस्टम है। और ये क्या है, द लास्ट वन, ये मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें इसमें आपने हर डिपार्टमेंट को चेक करना है, हर डिपार्टमेंट को रिलेट करना है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, हर डिपार्टमेंट को के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप आपस में चेक करना है, उनकी परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट से चेक करनी होती है आपने, ताकि अगले साल की बजटिंग बना सकें। उसमें सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि जब एक साल खत्म हुआ तो उस साल में जाके आपने क्या करना है, उस 1-2 माह में बजट बनाना है। तो आपने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उस 1-2 माह में, ताकि अगले साल का बजट बना सकें। क्योंकि जब तक आपके पास फाइनल आउटकम्स नहीं आएंगी तो तब तक आप अगले साल का बजट नहीं बना सकते, क्योंकि ये रिजल्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल। ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप सो कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ भी आई होगी इसकी। और कोई भी इशू है इसके हवाले से तो वो आप मुझसे इस सेशन में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो, उससे मसला हो, तो वो ज़रूर पूछे। मैं आपकी जो है ये आपकी म्यूट आपको अलाउ करने लगा हूँ। बारी बारी थोड़ी सी हरी करनी है क्योंकि ये टाइम 11 बज गए हैं। चलें जी, हाँ जी, किसी का कोई सवाल? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। जी सर, ये आपने सर टाइप्स ऑफ बजट जो पढ़ाया, स्टैटिक बजट, फ्लेक्सिबल रोलिंग, सर इसमें ये भी टाइप्स ऑफ बजट हो सकती हैं सर जी? मास्टर बजट जो होता है, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सर जी डायरेक्ट वो लेबर वो मैन और वो जो है वो कास्ट बजटिंग टेक्निक्स हैं। वो क्या है, आपकी अच्छा फाइनेंशियल कॉस्ट। स्टेटमेंट की बजटिंग होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, ऑपरेशनल बजटिंग, कैश फ्लो बजट, उसमें आप क्या सेल्स बजट, मास्टर बजट, वो सारी चीज़ें ले जी रहे जी होते जी। हैं। वो डिफरेंट चीज़ है, ये दो डिफरेंट चीज़ है। अच्छा सर, ये सर क्लियर करना था, बाकी वो इंशाल्लाह कास्ट समझ आ वो गया। कास्ट वो कास्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, ये फाइनेंस अच्छा अकाउंटिंग का टॉपिक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। जी आके अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन इसी लास्ट वाली स्लाइड में से है, जो ये डिसएडवांटेजेस जो आपने बताया इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के, जो इसमें ऑडिट होती है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन, जो आपने बताया कि इसका जो सिस्टम है एवेल्यूएशन का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब इसकी एंड में ऑडिट होती है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा का, जबकि ऑडिट इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी मैनिपुलेशन कैसे हो रही है? अच्छा, ऑडिट की बात, पहली बात तो ये है कि इसमें ऑडिट की बात नहीं होती, इसमें होती है इवेल्युएशन की, कि हर प्रोजेक्ट को आपने इवेल्युएट करना है कि उसने हमें कितनी अर्निंग्स दी, उस पर कितना एक्सपेंस हुआ। दूसरा होता है इस तरह कि डेटा मैनिपुलेशन इस तरह होता है इसमें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर कोई भी कारोबार जो है ना, वो हर साल ज़रूरी नहीं कि वो मुनाफा दे आपको। हो सकता है कोई साल ऐसे आते हैं, कोई सीजन ऐसा आता है कि वो आपको लॉस देना भी शुरू कर देता है। अब होता क्या है, जब ऑनर्स है ना, अगर आप उसको एक दिन 50 रुपये कमा के दें, दूसरे दिन 60 रुपये कमा के दें, तीसरे दिन 70 रुपये कमा के दें, और चौथे दिन आप उससे कोई रुपये ना दें ना, तो वो आपसे सवाल करेगा कि आज ये खा गया पैसे, आज इसने जानबूझ के पैसे नहीं दिए। ऐसे ही होता है ना हमारी इस जिंदगी में भी ऐसा होता है। जी तो सर। वो क्या करता है, बाद एम्प्लॉयज होते हैं, जवाब हो गया। वो अपनी जॉब को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी जेब से भी भर देते हैं कि ये चलें, ये ले सर, ये आज 60 रुपये कमाई हुई है, हालांकि कमाते कुछ नहीं है। तो इसी तरह सेम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेम इसी तरह हो रहा होता है। वहां पर जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही होती है ना, जीएम्स की, बोर्ड उसकी जब मीटिंग हो रही होती है, उसमें मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि सब अच्छा है, जिसमें गवर्नमेंट में दिखाया जाता है कि सब अच्छा है, ये देखिए सब अच्छा है। एक्चुअली में पता चलता है कि रिजर्व भी खत्म हो गए हैं। तो क्या है कि वो डेटा मैनिपुलेशन हो रही है ना सारी, वही मैनिपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है, क्योंकि सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। अगर वज़ीर आज़म को किसी ने कह दिया कि मेरे यहाँ अर्निंग जो है होनी, जो बजट जो था, जो आपकी एस्टिमेशन थी वो लगाई गई थी कि आपने 3 अरब कमाने हैं, लेकिन कमाया आपने 1 अरब है। अगर 1 अरब में वज़ीर आज़म को बताऊंगा तो उसने तो मुझे वैसे ही वजारत से ख़त्म कर देना है। बिल्कुल सेम सूरत हाल ये मुझसे, मैं जब वहाँ पे था, यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में था, सिविल सेक्रेटरी में, तो हुआ इस तरह के मेरे मेंबर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, तो हाशिम जमा बख्त उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मेरा आना जाना होता था वहाँ पर बजट के हवाले से, तो क्योंकि मैं ऑडिट ऑफिसर था वहाँ पे डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर जाके जब पहले दिन मीटिंग हुई तो हाशिम साहब कहते हैं कि मेंबर साहब को
कि आपके कितनी एस्टिमेशन थी, आपने कितने कमा के देने थे हमें साल में। उसने कहा सर हमने आपको देने थे 5 अरब। तो कहते आपने कितनी अर्निंग की है, उसने कहा 80 करोड़ दी है। तो कहते बाकी कहाँ गए, आपको 5 अरब कमा के देने थे, सिर्फ 80 करोड़। तो वो जो है उसकी वहाँ कुछ झाड़ पट्टी भी हुई मेंबर साहब की, 22वीं स्केल का ब्रोकेट था। वापस आ गए, मुझ पर गुस्सा हुए। तो वापस आके दूसरी जब आगे नेक्स्ट मीटिंग हुई अगले माह, रिव्यू मीटिंग होती रहती है ना वहाँ पे। तो जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो वहाँ पर उन्होंने खुद तो ना गए, सेक्रेटरी साहब को भेज दिया कि आप जाएं। अब सेक्रेटरी साहब के साथ जब मैं गया तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई कि इस तरह हुआ है। तो सेक्रेटरी साहब बड़े सियाने थे, जमीन साहब थे, आजकल वो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है। तो वो जो है पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जब गए ना वहाँ पर, तो हाशिम साहब ने सवाल किया, हाँ जी कितनी अर्निंग हुई है। तो उसने कहा सर हम 1.5 अरब पे पहुँच गए हैं। तो उसने कहा गुड, एक महीने में आप 50% इंक्रीज कर गए। एक्चुअली में अब मुझे पता था कि 1.5 अरब अर्निंग हुई नहीं है। उस सेक्रेटरी साहब ने क्या किया, उसने इस तरह किया कि उसने जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी ना, जो रिकवर करनी थी नीचे लैंड लॉर्ड से या माफिया से, उसने उसको भी अर्निंग तस्वर कर लिया कि ये हम रिकवर कर लेंगे। तो उसने वहां पर उसे 1.5 अरब बता दिया। तो वो क्या हुआ, उसने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया और उसे धोखाधड़ी भी दी। उसके बाद हुआ इस तरह के जवाब बख्श साहब भी चले गए घर को और वो बच गए। सेम इसी तरह वो सूरत हाल होती है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जीरो बेस बजटिंग में बताया कि हम लोग जो है लास्ट ईयर का डेटा को जो है वो जो है मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। तो कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम जीरो बेस बजटिंग करते हैं। क्या ऐसा है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी जीरो बेस बजटिंग होती मुझे दोबारा क्लियर करते हैं, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। है? मैंने कहा कि जीरो बेस बजटिंग में हम लोग लास्ट ईयर के जो बजट जो डेटा होता है उसको कंसिडर नहीं करते। बिल्कुल आपने नहीं बताया करते। कि जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं होता है, तो हम एक न्यू बेस मतलब जीरो बेस बजटिंग करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, उसमें भी जब बजटिंग करने का टाइम आए तो उस वक्त हम जीरो बेस बजटिंग करें? कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पिछले साल के डेटा को इस्तेमाल करें। होता किस तरह है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब आप बजटिंग बना रहे होते हैं ना, तो बजटिंग आपसे मिसकैलकुलेट हो जाती है। जब आपसे मिसकैलकुलेशन हो जाती है तो एट द एंड आपके एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक दूसरे से मैच अप नहीं कर रहे होते, इनबैलेंस हो जाते हैं। आपका बजटिंग प्लान काम नहीं कर रहा होता। तो फिर जो नए हम जीएम को लेके आते हैं, जनरल मैनेजर्स को लेके आते हैं, या नए सिरे से हम मैनेजमेंट को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप बैठ कर वर्क करें, पिछले साल का काम आपका अच्छा नहीं था, इस साल आप दोबारा से काम करें और दोबारा से एक बजट तैयार करें। तो वो दोबारा से एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के हर प्लान को एस्टिमेट करके वो एक बजट तैयार करके दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि सर अब ये हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ठीक रहेगा। ये बजटिंग में गलतियां होती रहती हैं, इसमें कोई नया इशू नहीं है। तो नया जो जीरो बेस्ड बजटिंग आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अच्छा कि एक जो नए से नए प्रोजेक्ट पे हो। अच्छा सर, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग जो है, ये जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं कॉस्टिंग में, तो मतलब उसी डेटा को हम यूज करते हैं बजटिंग के लिए? हाँ बिल्कुल, उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का सवाल हो? क्या जो जी जी। मैं एक मिनट से मुक्कना है। किसी का कोई और सवाल हो तो काइंडली कर सकता है। चलें ठीक है। जो है अब आई होप सो कि आप लोगों को सब चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप कर देंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करते चलूँ कि जुनैद साहब का जो कांटेक्ट नंबर है 03 वाला, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से भी, या मेरी टीम यूज़ कर रही है उससे सिर्फ। तो जुनैद साहब ज़ाहिर है जब तक ट्रेनिंग में रहेंगे, एक वीक शायद 1 से 1.5 वीक की ट्रेनिंग हो उनकी, तो उसके बाद शायद वो हमें इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। वो आज बिजी थे, आज मेरे उनके पास भी गया हुआ था, ये दरमियान में जो मुझे टाइम मिला था मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो वो शायद इतने बिजी हैं तो उस कामों में, तो आप लोगों उससे कांटेक्ट करेंगे तो जो भी इशू हो वो आप डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट कर लेंगे उस हवाले से। ठीक हो गया? कोई भी परेशानी है, पोर्टल का इशू है, कोई भी इशू है, तो वो काइंडली आप मुझसे रब्ता करें। फीसिस का कोई इशू है, आपकी स्टडी का कोई इशू है, तो वो भी। इसके अलावा जो है मैं
कोशिश करूंगा कि एक पोल करवा लूंगा स्टूडेंट से कि अगर वो चाहते हैं कि एचआर को भी साथ साथ हम लेके चलें, तो वो अगर मैंने पढ़ानी है या अगर आप कहते हैं तो हम किसी और इंस्ट्रक्टर को हल कर देते हैं, जिससे आपको लोगों को बेहतर लगेगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उस हिसाब से इंशाअल्लाह वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच, दुआ करें हमारे लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें विश किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, बुजुर्गों से दुआ लिया करें, माँ बाप की हिम्मत किया करें, क्योंकि वो हमारे लिए अजीज़ हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला थैंक यू सर। मुलाकात जो है होती है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू सर। हाफ़िज़।